चलो भाई स्टार्ट करें। देखो आज की हमने जो क्लास रखी है डेटा एनालिस्ट की, इसमें मेन मोटिव क्या है हमारा? मेन मोटिव ये है कि आपने जो डेटा एनालिस्ट का कोर्स लिया है उसका पूरा रोड मैप आपको पता होना चाहिए। सिर्फ कोर्स कर लेने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, उसके आगे भी आपको कई सारी चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके एक जॉब रेडी प्रोफाइल आप बना पाओगे। ठीक है, तो नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा एनालिस्ट का जो कोर्स है उसके अंदर हमें स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि डेटा एनालिस्ट है क्या। आपको उसके बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए कि डेटा एनालिस्ट की किस चीज को बोलते हैं, कौन सी ऐसी फील्ड है जॉब की जिसका डेटा एनालिस्ट के नाम दिया जाएगा। तो नाउ अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर दो वर्ड है, एक डेटा और एक एनालिस्ट। डेटा माने क्या है? डेटा माने जब सिंपल लिखा हुआ है, डेटा यानी कि मीन्स ऑफ रॉ फैक्टर्स एंड फिगर डाटा कलेक्टेड बट नॉट डू नॉट गिव मीनिंग बाय देमसेल्फ। मतलब कंपनी के पास बहुत ज्यादा मैनिपुल डेटा लिखा हुआ है। जैसे कि अगर एग्जांपल में लिया जाए, कोई भी आप एक रेस्टोरेंट ले लो, डेली बेसिस पे वहां सेल होती है, डेली बेसिस पे कस्टमर आ रहा है, कुछ ना कुछ अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सामान खरीद रहा है, तो डेली बेसिस पे वहां पर डेटा क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब वो डेटा एक दिन का नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक महीने का हो जाएगा, फिर वो एक साल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही एक साल से वो 5 साल, तो डेटा क्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, डेटा कभी एंड नहीं होगा। अब ऐसा एक कंपनी में नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा मल्टीपल कंपनी में बहुत ज्यादा डेटा है। ठीक है, अब बात आती है हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि उस डेटा को क्या कर सके? एनालाइज कर सके, समझ सके और सामने वाले को समझा सके कि इन डेटा से हमारी कितनी सेल हो रही है, कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, किस एरिया में ज्यादा बिक रही है, उन सब चीजों को वो क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। उसको बोलते हैं एनालिस्ट, जो कि इस पूरे डेटा को करेगा? रीड करेगा। सही बात है। तो डेटा एनालिस्ट एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप डेटा के बारे में पढ़ते हो कि डेटा क्या कह रहा है, उस डेटा में से क्या डेटा हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है। दैट्स कॉल्ड अ क्लीनिंग, कि हमें क्या हटाना है, क्या रखना है, और जो हमने रखा है उससे क्या चीज हम सामने वाले को प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर हम वहां से निकाल सकते हैं। अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, अब घट रही है तो क्यों घट रही है, हर चीज का क्वेश्चन का आंसर आपको उसी डेटा से मिलेगा, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो? यानी जितने भी क्वेश्चन आपके उठेंगे कंपनी के अंदर वो सभी उस डेटा से बिलोंग करेंगे, और डेटा आपको कहां से मिलेगा? कंपनी की तरफ से। तो नाउ आपको समझ में आया होगा कि डेटा एनालिस्ट क्या है। डेटा की पूरी इंफॉर्मेशन को रीड करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? डेटा एनालिस्ट। यहां तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने डेटा एनालिस्ट का कोर्स लॉन्च किया, इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। आप सिर्फ एक्सेल पढ़ के, आप सिर्फ पावर में पढ़ के इसमें पूरी तरीके से कंप्लीटली कोर्स नहीं कर पाओगे, मतलब कंप्लीट डेटा एनालिस्ट नहीं बन पाओगे। आपको कई सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं हम बेसिक कंप्यूटर से। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कि आप बिन वर्ड के बारे में जान सको कि भाई लेटर कैसे लिखा जाता है ना, मेलिंग वगैरह कैसे होती है, एक्सेल का यूज आपको आना चाहिए, वो भी एडवांस लेवल पे, कि वीलुकअप, पाइवट टेबल, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मेन है। पाइवट टेबल तो बिना उसके तो आप पावर BI की यूज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पाइवट टेबल ही आपको क्लीनिंग करना सिखाता है शुरुआत में। सही बात है। एडवांस वीलुकअप हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, फिल्टर्स हो गए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप किसमें कवर करते हो? अपने एडवांस एक्सेल के अंदर। पीपीटी, प्रेजेंटेशन, आप जब डैशबोर्ड क्रिएट कर लोगे तो उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आंसर होंगे, उनकी प्रेजेंटेशन बनाओगे, जैसे मैंने बना रखी है। ऐसे प्रेजेंटेशन पे आपसे प्रेजेंटेशन ली जाएगी कंपनी के अंदर, कि आप प्रेजेंट कीजिए कि आज के डेटा में क्या हुआ, तो आपको पीपीटी बनाना चाहिए। ये भी एक बेसिक कंप्यूटर से बिलोंग करता है। एक्सेस हुआ, एक्सेस किसको बोलते हैं? डेटाबेस को, जहाँ पे आप डेटा को कलेक्ट करते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए? इंटरनेट, चैट जीपीटी, ऐसी छोटे छोटे टूल्स भी आपको यूज करना आना चाहिए। आज के टाइम पे आप सबके मोबाइल है, आप गूगल का यूज करते हो, नॉर्मली व्हाट्सएप का यूज करते हो, तो इतनी नॉलेज आपको है कि भाई कैसे हम मैसेज सेंड करते हैं, कैसे हम मैसेज को रिसीव करते हैं, ये आप सबको इतना तो आइडिया है। बात करते हैं कि बेसिक कंप्यूटर के बाद हम आते हैं एडवांस एक्सेल पे। एडवांस एक्सेल आप में से सब बच्चों का कंप्लीट है आज के टाइम पे। आप सबको पाइवट टेबल आपने देखी, आपने डैशबोर्ड क्रिएट कर रखा है एडवांस एक्सेल से। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो पावर बीआई, यानी कि अब जो डेटा आप एक्सेल पे कर रहे थे क्लीन, वो डेटा बहुत शॉर्ट था, छोटा डेटा था। जब बात आती है कि मल्टीपल डेटा शीट आपके सामने गिवन होती है, तो आप उसका यूज कहां करते हो? पावर बीआई में। पूरा कॉन्सेप्ट आप पावर बीआई के अंदर क्लियर करते हो कि इसको कैसे क्लीन किया जाएगा, कैसे इससे डैशबोर्ड बनेगा, और कैसे हम एडवांस मेथड का हम यूज कर पाएंगे। तो पावर बीआई आपके मल्टीपल डेटा सेट को, बहुत बड़े डेटा सेट को क्लीन करने का आता है, और एक्सेल उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, भाई मैंने सारा डेटा एक्सेल में कलेक्ट कर रखा है। तो छोटी मोटी अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा, और डीप एनालिसिस करना है तो पावर बीआई। पावर बीआई का मेन रोल क्या है? कि आपके डेटा को रॉ डेटा से एक मीनिंगफुल इनसाइट में कन्वर्ट करना। एग्जांपल के रूप में जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से, क्या एक्सेल के अंदर इस तरीके की शीट रहती है, बिल्कुल आपके सामने शीट ऐसी मिलती है एक्सेल की। उन शीट्स को आपको कैसे कन्वर्ट करना है? इस तरीके के डैशबोर्ड के अंदर। तो
एक्सेल की बस की तो बात नहीं है इतनी करना, इसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, अलग से एक सॉफ्टवेयर और सीखना पड़ेगा, पावर बीआई, जो कि आपके ऐसे डेटा को इसे मीनिंगफुल इनसाइट्स में कंप्लीटली चेंज करेगा। सही बात है यहाँ तक की। अब बात आती है कि आपने क्लीनिंग सीखी पावर बीआई से, आपने क्लीनिंग सीखी एक्सेल से, सिर्फ एक्सेल से और पावर बीआई से ही काम नहीं चलेगा, अब आती है पाइथन। या पाइथन से भी क्लीनिंग करना सीखोगे, पाइथन के भी टूल्स लगाना सीखोगे कि कोड के थ्रू हम कैसे क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन के अलावा एसक्यूएल और आर लैंग्वेज, इनका भी यूज होता है कि भाई कैसे हम डेटा को एसक्यूएल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और एसक्यूएल के थ्रू उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीनिंगफुल डैशबोर्ड के थ्रू। इस बारे में आपको समझाएंगे दीपक सर, अभी इनकी पीपीटी स्टार्ट होगी आगे। अभी हम बात करते हैं कि आर लैंग्वेज के अलावा, जब आपको समझ में आया टॉपिक यहाँ तक का कि ये सारे टॉपिक आपको आने चाहिए, बेसिक कंप्यूटर, एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, एसक्यूएल और आर लैंग्वेज, ये सभी कंपोनेंट आपके डेटा एनालिस्ट के अंदर कवर होते हैं। आपके रिज्यूम के अंदर इन सब के बारे में मेंशन होना जरूरी है। यहाँ तक कोई डाउट? ओवरऑल आपके सबके सिलेबस में ये चीज है, बस आर लैंग्वेज छोड़कर, ये अभी भी लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। आपके जितने भी कोर्स ले रखा है आपने, आपके किसी में आर लैंग्वेज नहीं है, ये अभी भी ऐड हुआ है, तो आप इसको लेना चाहो तो में ऐड कर सकते हो अपने कोर्स में, ठीक है। इसकी फीस आप में नहीं लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद सॉफ्ट स्किल्स, मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया, हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, पर हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो उसका क्या मेन रीजन है? मेन रीजन है कि आपको सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल मतलब अलग से कुछ चीज सीखनी होगी। जैसे सबसे पहले नंबर पॉइंट पे आता है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप जब भी बात करो तो आप एक हर चीज को प्रोफेशनली समझा सको सामने वाले को। सही बात है, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, वहां हिंदी में बात नहीं होगी, वहां इंग्लिश टू इंग्लिश बात आपसे की जाएगी, तो आपको इंग्लिश पे काम करना है, आपको हिंदी पे भी काम करना है। आप में हिंदी अगर बोलती हो तो आप प्रॉपर ब्रज लैंग्वेज को यूज करोगे नहीं, आपको वहां पे प्रॉपर हिंदी आनी चाहिए और प्रॉपर इंग्लिश का यूज करना आना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या आपके लिए, कम्युनिकेशन आपको अपना बिल्ड करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे कुछ कुछ नए वर्ड सीखिए, कुछ कुछ नए नए वर्ड को अप्लाई कीजिए अपनी डेली लाइफ में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लर्निंग एटीट्यूड। डाटा एनालिस्ट कर लिया हमने, प्रोजेक्ट कर लिया, हम बैठ गए नहीं, आपको अलग से भी कुछ कुछ चीज सीखती रहनी पड़ेगी। यूट्यूब पे आज के टाइम पे बहुत डेटा पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए, बस आपको आइडिया चाहिए था जो आपको इस कोर्स को करने के बाद मिल गया कि भाई मैं कैसे कैसे अपने और स्किल्स को बिल्ड कर सकता हूँ। तो आप यूट्यूब से जाके और भी प्रोजेक्ट उठा सकते हो, उन पे काम कर सकते हो आगे के लिए। क्योंकि अभी अगर आप मान के चलो डेटा एनालिस्ट कोर्स नहीं करते और पहले ही प्रोजेक्ट उठाते, आप कर ही नहीं पाते सॉल्व। आप ऑनलाइन कोर्स लोगे, वो थोड़ा समझाएंगे फिर वो छोड़ देंगे, आपको खुद के करके दिखाओ। तो अभी आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद, कोर्स के बाद, आप खुद से अपने आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट उठा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। अब आपको आइडिया है कि कौन सी चीज कैसे यूज की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप लोअर टी शर्ट से जाओगे, आपको प्रोफेशनल बेल्ट ड्रेस में जाना पड़ेगा, आपके बाल अच्छी कट होने चाहिए, दाढ़ी वगैरह अच्छी होनी चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। भाई जो बंदा जॉब करेगा उसको पूरा प्रॉपर क्लीन एक्सपीरियंस देना पड़ता है, उसके सरल से पता चल जाएगा कि बंदा ये इस जॉब के लिए रेडी है या नहीं है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आप खड़े कैसे होते हो, आप बात कैसे करते हो, आप चलते कैसे हो, ये सब चीज आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कवर होती है, ठीक है। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट के थ्रू कैसे रहते हो, मतलब जब आपको काम दिया गया, क्या आपने उसी टाइम के अंदर काम किया या आपने टाइम और लिया, या फिर आप टाइम के हिसाब से काम को टाल रहे हो, कंप्लीट नहीं कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। आप अपना रूटीन फॉलो करते हो, सुबह उठते हो, खाना पीना खाते हो, नॉर्मली पूरे लाइफ स्टाइल को जीते हो, लास्ट में स्लिप सो जाते हो। पर आपके पास एक रूटीन भी तो होता होगा ना कि अब मेरे लिए टाइम है कि मैं गेम खेलूंगा, अब मेरा टाइम है पढ़ूंगा, अब मेरा टाइम है कि मेरा लंच का टाइम है। तो ये क्या आपकी पूरा रूटीन है, इसी को टाइम मैनेजमेंट को आपको ऑफिस के हिसाब से भी मैनेज करना पड़ेगा। आप पूरी टाइमलाइन आपको क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है वर्क एथिक। वर्क एथिक यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सब एथिक के थ्रू करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करो जिससे कि सामने वाले को हानि हो। आप कंपनी का डेटा किसी और को सेल नहीं कर सकते। सही बात है भाई, आपने क्या नाम लिया है, डाटा एनालिस्ट का काम लिया है, तो भाई उसी काम करोगे, कोई और दूसरे काम में आप एनरोल नहीं करोगे। तो वर्क एथिक के थ्रू आपको काम करना होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट की तरफ चलें। तो सॉफ्ट स्किल्स आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको जॉब चाहिए। अब इसके अलावा आता है नेक्स्ट पॉइंट, सबसे मेन, रिज्यूम। आपके सामने मान के चलो आप सब 9 लोग बैठे हुए हो, मुझे आप में से सिर्फ 2 लोगों को डाटा एनालिस्ट की जॉब पे रखना है, तो कैसे मैं फिल्टर करूंगा आप सब में से? पहली चीज तो मुझे रिज्यूम चाहिए होगा कि आप सबका रिज्यूम मैंने कलेक्ट करा और रिज्यूम को मैंने रीड करा, और जिसका रिज्यूम मुझे बेस्ट मिलेगा मैं उनमें से लोगों को छांट लूंगा। तो सबसे पहली चीज, मान के चलो कहीं पे 100 लोगों की हायरिंग निकली, तो वहां 100 लोगों की जगह पर 1 लाख लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो उनको 1 लाख को तो बुलाएंगे नहीं, वो बुलाएंगे 100 लोगों की हायरिंग के लिए।
तो मान के चलो फिल्टरिंग किस व्याप पे की जाएगी, आपकी रिज्यूम के व्याप पर, कि आपने रिज्यूम कैसे बनाया है, क्या क्या वर्ड्स यूज करे हैं और कैसा वो रिज्यूम प्रोफेशनली शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिज्यूम बनाने के लिए यहाँ पे 3 चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहला जॉब रोल और डिस्क्रिप्शन, किस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने मान के चलो डाटा लिस्ट की जॉब निकली है और आपने अकाउंटिंग के हिसाब से रिज्यूम बना रखा है, तो क्या आप चॉइस हो पाओगे, यहाँ पे सेलेक्ट हो पाओगे? बिल्कुल नहीं हो पाओगे, वो तो पहले राउंड में आप निकल के बाहर हो गए। तो आपका रिज्यूम किस व्याप पर बनना चाहिए, जॉब रोल के हिसाब से। जिस जॉब रोल की आप वैकेंसी देख रहे हो उसी के हिसाब से आपका पूरा रिज्यूम बनना चाहिए। सिर्फ वही हिसाब से नहीं, उसके अलावा आपकी स्किल्स भी उस हिसाब से होनी चाहिए। आप डाटा लिस्ट की चीज डाल रहे हो, उसमें आपने टैली डाल दी या फिर कुछ और चीजें को ऐड कर दिया, तो उस चीज पे भी आप तो लेंगे नहीं, वो आपको आपके किस हिसाब से लेंगे, आपके स्किल्स के हिसाब से और आपके कोर्सेज के हिसाब से कि आपने ये चीज अपने कंप्लीट कर रखी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम। एटीएस जानते हो क्या होता है? कितने लोगों ने एटीएस वर्ड सुना है रिज्यूम के अंदर? एटीएस सुना है? समझाओ थोड़ा सा, क्या होता है एटीएस? सर ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने के लिए काम आता है। आज के टाइम पे एचआर पे इतना भी टाइम नहीं है कि वो आपका रिज्यूम पढ़ ले। कंपनी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो आपका रिज्यूम बैठ के पढ़े और देखे कि आपने क्या क्या करा है। इसके लिए वो क्या यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एटीएस का। एटीएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी रिज्यूम के अंदर से कुछ वर्ड्स को ढूंढता है। अगर उसे वो वर्ड मिल गए तो वो आपके रिज्यूम को सेलेक्ट करेगा, नहीं तो साइड में हटा देगा। उसके सामने रिज्यूम आते जाते हैं, वो साइड 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 कर जाता है। सेलेक्ट हुआ राइट, नहीं हुआ तो लेफ्ट, हटा दे जाएगा। अब वो वर्ड्स कौन से होते हैं, जो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं। तो आपने जब भी अपना रिज्यूम बनाया तो ऑनलाइन आप चेक करना कि आपका एटीएस स्कोर कितना आ रहा है। अगर वो 19 प्लस है तो चांसेस है कि आपको सिलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। जॉब के लिए नहीं किया गया, अभी जॉब के लिए नहीं है, इंटरव्यू के लिए किया गया सिलेक्टेड। पर कब हुए सिलेक्ट? जब आपका 90 प्लस एटीएस आ गया। 90 प्लस नहीं आएगा तो आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, कॉल ही नहीं आएगी इंटरव्यू के लिए। तो पहली चीज, आप जब भी रिज्यूम बनाओ तो ऑनलाइन चेक करना कि इसका एटीएस कितना है और फिर चेंज करना कि एटीएस के हिसाब से ये 90 प्लस एटीएस आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंपल एंड क्लीन लैंग्वेज। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड वर्ड आपने इसमें ऐड कर दिए, कम से कम 2-3 पेज का लेंथी आपने रिज्यूम बना दिया, नहीं, 1 पेज का सिंपल रिज्यूम होना चाहिए और सब चीज मेंशन होनी चाहिए एकदम साफ साफ क्लियर बेसिस में। आप अपनी बात नहीं बताओगे कि मैंने वहां से 12th करी, ये करा। एक लाइन में चीजों को लिखोगे बस, छोटे छोटे में मेंशन करने के लिए। मेन चीज आप किस पर फोकस करोगे? अपने स्किल्स पर, अपने बैकग्राउंड पर, कि मैंने अब तक क्या क्या चीज कंप्लीट कर ली, क्या क्या स्किल्स पे मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि रिज्यूम में आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। एक तो जॉब रोल का, कि किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपका एटीएस स्कोर कितना है रिज्यूम का, और वो क्लीन एंड सिंपल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कोई डाउट? गुड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप ऑफ जॉब, कितने प्रकार की जॉब मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप किस किस तरीके की जॉब कर सकते हो। आपने बहुत सारी जॉब के नाम सुने होंगे। इंटर्नशिप सुनी है कि आप भाई साहब की दिन के 2 घंटे पे काम करिए, आपको इंटर्नशिप रखा गया है। आज के टाइम पे पेड इंटर्नशिप, फ्री इंटर्नशिप और कुछ रहते हैं आपकी पेड इंटर्नशिप, यानी कि खुद ही आपको पेमेंट देनी पड़ेगी उल्टा। आज तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। पहले क्या चलता था कि इंटर्नशिप में स्टूडेंट को पैसा मिलता था, कंपनी रखती है आपको और आपको पैसा पे करेगी। अब फिर उसके बाद क्या आ गया, नो पेमेंट, आप काम कीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और क्या हो गया आपको, अब ये हो गया कि आप पैसा लीजिए तब आपको इंटर्नशिप पे रखा जाएगा। सोच रहे हो कितनी ज्यादा और स्थिति डाउन हो चुकी है। तो इंटर्नशिप के अंदर ये चीज बहुत देखी जा रही है कि लोग पे कर रहे हैं तब जाके इंटर्नशिप मिल रही है। तो इंटर्नशिप में आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटर्नशिप अगर आप करो तो या तो पेमेंट लेने वाली करो या फिर विदाउट पेमेंट करो, पर पेमेंट देने वाली नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे पैसा चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क फ्रॉम होम फुल टाइम जॉब। जब आप कंपनी के अंदर ज्वाइन हो जाओगे तो आपको फुल टाइम जॉब करना पड़ेगा 9 to 5, पूरे 8 घंटे 9 आवर के हिसाब से आप काम करोगे। ठीक है, ये तो फुल टाइम तो आप समझ सोचा होगा। इसके बाद आता है रिमोट जॉब। रिमोट वर्क का मतलब जानते हो क्या होता है? रिमोटली कितने लोगों को पता है रिमोट वर्क जॉब किसको बोलते हैं? वर्क फ्रॉम होम, मतलब आप घर बैठे इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। डाटा एनालिस्ट एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए आप घर पे बैठ के भी काम कर सकते हो, उसके लिए आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। पर ये काम बिगनर्स को नहीं मिलता, एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है ये काम, कि आप घर बैठ के काम करके दे दीजिए। फ्रीलांसर्स होते हैं, घर बैठ के काम करते हैं, इंटर्नशिप वालों को भी मिल जाती है। मगर जो बंदा फुल टाइम कर रहा है और उसे घर से काम करना है, वो एक्सपीरियंस बंदा ही होगा जिसे घर से काम मिल रहा है। बिगनर्स को घर से काम करने के लिए शुरुआत में इजाजत नहीं होती, परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब 2 दिन ऑफिस में आइए, 2 दिन आप घर से काम कीजिए, वो हाइब्रिड है। उसमें आपको जरूरी नहीं कि पूरे हफ्ते आना है, सिर्फ 3 हफ्ते आइए, 3 दिन आ जाइए, 3 दिन अपने घर से काम कर लीजिए।
हाइब्रिड का मतलब समझ में आया? तो आप जब भी किसी इंडियन पे या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल किसी पे जा रहे हो, वहाँ पढ़ रहे हो कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, तो वहाँ ये वर्ड लिखे होते हैं कि आपको फुल टाइम में रखा जाएगा, आपको पार्ट टाइम में रखा जाएगा, या इंटर्नशिप पे या फिर हाइब्रिड के लिए, तो वो लिखा होगा। तो इन वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि इन वर्ड का क्या मतलब होता है। और जॉब डिस्कशन पढ़ना जरूरी है। अगर मान के चलो किसी जॉब के अंदर पावर BI वगैरह के बारे में मांग रहे हैं, तो समझ जाना कि ये हमारी फील्ड के लिए बात कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, जॉब रोल्स। अब आपने पूरा डाटा एनालिस्ट का कोर्स कर रखा है, तो आप ये नहीं कि सिर्फ डाटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप पर्टिकुलर एक अलग अलग फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि MIS एनालिस्ट। MIS एनालिस्ट के अंदर सिर्फ एक्सेल की फुल नॉलेज होना जरूरी है। इसमें ये नहीं कहते कि आपको पावर BI आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, SQL आना चाहिए, R आना चाहिए, नो मैटर, आपको एक्सेल अच्छे से आना चाहिए। तो आप क्या बन सकते हो, एक MIS एनालिस्ट। आप अप्लाई कर दीजिए, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसमें पूरा डाटा लिस्ट का जरूरत पड़ा नहीं, शुरुआत की चीजों की जरूरत पड़ी। इसके अलावा आता है रिपोर्टिंग एनालिस्ट। रिपोर्टिंग एनालिस्ट के अंदर आपको एक्सेल भी आना चाहिए, आपको SQL भी आना चाहिए, दोनों के साथ आपको काम करवाया जाएगा, या एक्सेस के साथ काम करना सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे पावर BI का काम नहीं आया, आपके 2 रिपोर्टिंग एनालिस्ट में काम चल गया। पावर BI डेवलपर, इसमें पावर BI डेवलपर को मांग रहे हैं, सिर्फ पावर BI को संभाल ले पूरा हमारा, उससे ना हम एक्सेल के बारे में कह रहे हैं, ना उससे हम कह रहे हैं कि भाई पाइथन करो ना SQL करो, हमारे पूरा पावर BI का कंट्रोलेशन आप संभालोगे। आप कौन बन गए यहाँ पे, पावर BI डेवलपर। ठीक है, ऐसे ही आता है आपका पाइथन एक्सपर्ट, और एक आ गया आपका SQL डाटा एनालिस्ट। यानी कि जो जो आपने टॉपिक कवर किए हैं, इनकी भी प्रॉपर अलग अलग जॉब निकलती है। इनको भी प्रॉपर क्या चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए, कि वो प्रॉपर इसी फील्ड को संभाल सकें। पावर BI वाला पावर BI को संभाल ले, SQL वाला SQL की फील्ड को संभाल ले। तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो एक प्रॉपर एक फील्ड के लिए, पर उसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो वो आपसे SQL के ही क्वेश्चन पूछेगा, और हो सकता है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन आसपास की पूछ ले कि नॉलेज है या नहीं है बंदे को। सही बात है? यहाँ तक का आपको समझ में आई बात? कि जॉब रोल के अंदर आप देखोगे तो सिर्फ डाटा एनालिस्ट में ढूंढिए, आप अलग अलग तरीके की भी जॉब ढूंढ सकते हो, नाम थोड़े उनके अलग होते हैं। MSI एनालिस्ट, पावर BI डेवलपर, ये भी आपकी ही फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, इंटरव्यू स्टेजेस। मान के चलिए 100 लोगों में से आप लोग को कॉल आती है कि भाई आप सबका इंटरव्यू है, इस तारीख को आपको आना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए कॉल है। तो इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि एक बार इंटरव्यू हो गया और आप सिलेक्ट हो गए, नहीं। अच्छी कंपनियों के अंदर इंटरव्यू कई सारे स्टेजेस में होते हैं। एक इंटरव्यू नहीं होगा, 7, 6, 4, 5 ऐसे इंटरव्यू होते हैं लगातार, और वही अलग अलग दिन में। बहुत सी कंपनियों को जल्दी हायरिंग करनी होती है, तो वो एक दिन के अंदर कई सारे प्रोसेस को निपटा देती है, मगर ज्यादातर स्टेजेस होते हैं कंपनियों के अंदर। पहला स्टेज कौन सा आता है आपके सामने, रिज्यूम स्कैनिंग, जो मैंने अभी भी बात की थी। कम से कम 10,000 लोग अप्लाई करेंगे 100 जॉब के लिए, उन 10,000 में से 100 लोग ही कॉल आएंगी, बाकी के लोग हट जाएंगे। 1000 लोगों को कर दी, मान चलो 9,000 तो हटा दिए। फिर भी क्यों हटा दिए, रिज्यूम ही बेस्ट नहीं है उनका, रिज्यूम ही काम का नहीं है, फील्ड कोई और सी है, कहीं और अप्लाई करें। तो 9,000 लोगों को तो ऐसे हटा देंगे, 1000 लोगों को वो कॉल करेंगे। अब 1000 लोगों में से बात आती है एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ऑनलाइन टेस्ट। हो सकता है कि वो आपको टेस्ट कराएं घर बैठे, या फिर आपको कंपनी बुलाएं टेस्ट के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या चीज देती है, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपसे मैथ, लॉजिक, डाटा इंटरप्रिटेशन और बेसिक एक्सेल और SQL बारे में पूछ सकते हैं। मतलब आपको एक पेज मिल जाएगा जिसमें MCQ क्वेश्चंस होंगे, आपको टिक लगाना है सिर्फ। उसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेशन करो टिक लगाओ, जीके क्वेश्चन हो सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो नॉर्मली देखा होगा ना, एक कंपटीशन वाला जो पेज होते हैं, वही वाला सेम आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कि आप कितना लॉजिकली सोच सकते हो। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे। कितने लोग आए थे, 1000 लोग, सिलेक्ट कितने हो गए, मात्र 500, बाकी 500 हट गए। 500 लोगों का एप्टीट्यूड निकला, बाकी का नहीं निकला, 500 लोग रह गए। अब 500 लोग अगले स्टेज में पहुंचे, कौन सा, टेक्निकल इंटरव्यू। अब आप सबसे पूछा जाएगा कि लैपटॉप किस किस के पास है। जिन पे लैपटॉप होगा उन लोगों को आगे ले लेंगे, बाकी लैपटॉप वालों को वहां से हटा देंगे। वो लेंगे नहीं, मतलब कुल मिला के पहली चीज तो लैपटॉप भी होना जरूरी है। तो 400 लोगों का लैपटॉप था, 100 पे नहीं था, वो हटा दी गई। अब 400 लोगों को टेक्निकल वर्क दिया गया, यानी कि उनको एक शीट दे दी गई और कहा इस शीट को क्लीन करके दिखाइए हमें। तो अब शीट क्लीन करने में आप कितना टाइम ले रहे हो, कितनी चीजों को फाइंड कर पा रहे हो, वो सब चीज चेक करते हैं। अब मान के चलो 400 लोगों में से 200 पे ही हो पाया, 200 पे नहीं हो पाया, वो कर ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए डेटा को। 200 ही लोग आगे बढ़ पाए अगले स्टेज के लिए, बाकी 200 हटा दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, मैनेजर इंटरव्यू। मैनेजर इंटरव्यू यानी कि अब आपने क्लीनिंग कर ली, अब उन 200 लोगों से कहा गया कि डैशबोर्ड बना के दिखाइए और हमारी टीम को समझा के दिखाइए। किसका समझाने का तरीका अच्छा है, कौन अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहा है। मार्जिनल इंटरव्यू वहीं पे किया जाता है।
200 में से 100 ही लोग अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, 100 लोग नहीं कर पाए, 100 हटा दिए, 100 रख लिए, धीरे धीरे लोग हटते जा रहे हैं हर स्टेजेस पे आके। ऐसा ही होता है कंपनी के अंदर। आप एक राउंड पे निकले, दूसरे पे आगे, तीसरे पे आगे, हो सकता है कि चौथे पे आपको हटा दिया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद एचआर इंटरव्यू। 100 लोग हायर हो गए, एचआर को 100 लोग चाहिए थे शुरुआत में, अब 100 लोगों का इंटरव्यू चलेगा। 100 के 100 तो हायर नहीं करेगा वो, सबका इंटरव्यू चल रहा है, सबसे फेस टू फेस बात कर रहा है, सबकी सैलरी वगैरह पूछ रहा है, सबसे बात कर रहा है, तब जाके पता चलता है कि उन 100 में से 50 ही हम रखेंगे, 50 को नहीं रखे। 50 को उन्होंने रखा, 50 को वहां से हटा दिया। अब जो 50 निकल कर आए हैं सामने, क्या वो 50 के 50 जॉब करने के लिए तैयार होंगे? उनमें से हो सकता है कि भाई 20 लोगों के पास कोई दूसरी कंपनी का जॉब लेटर पड़ा हुआ है पहले से ही, वो उसमें ट्राई कर रहे थे कि मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसा भी चलता है मार्केट में। आपका जो रहता है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्या चीज रहती है, ये तो रहता है जो बंदा मान के चलो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो छोटी छोटी वैकेंसी को करता रहता है अप्लाई, वो निकल भी जाते हैं, वो करते नहीं है, मगर वो तैयारी किसी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो बड़ी जॉब को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, पर करेंगे नहीं, छोड़ देंगे, फिर दोबारा वैकेंसी निकलती है उन चीजों के लिए। तो सेम काम यहाँ पर है, जो 50 लोग यहाँ पे एक्सेप्ट हुए ना, उनमें से 20 तो ऐसे हैं जिनको वो जॉब करनी ही नहीं है, वो तो बस क्या कर रहे थे, ट्रायल मार रहे थे। रहे कितने लोग, 30 लोग, उन 30 लोगों को वो यहाँ पे हायर करेंगे। 10,000 से सिर्फ 30 लोग निकल कर आए हैं, 20 यहाँ पे कहाँ निकल गए अलग, क्योंकि उनको करनी नहीं थी जॉब, उनको बस अप्लाई करना था, चेक करना था कि मुझे ये ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। जब तक का समझ में आया सबको। डाटा एनालिस्ट बहुत तो बड़ी फील्ड है, पर इससे बड़ी फील्ड है आपकी डाटा साइंस। डाटा साइंस वाले भी अप्लाई कर देते हैं बीच में। जब तक का कोई डाउट आपको समझ में आया, इंटरव्यू किस स्टेज में रहते हैं, आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, आप उन पे अप्लाई कीजिए, उनसे आप इंटरव्यू की क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो घर बैठे। ठीक है ना, कुछ ऑनलाइन वीडियोस अगर आप देखोगे यूट्यूब से, आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू होता कैसा है। आप एप्टीट्यूड्स को फ्री में लगा सकते हो घर बैठ के, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर अप्लाई करना नहीं छोड़ना है। आपको महीने महीने में जितनी वैकेंसी निकलती है आसपास में, आपको अप्लाई करना है, आपको चेक करना है। कई जगह पर ये वैकेंसी की जितने भी स्टेप्स हैं 3 हो जाते हैं। एप्टीट्यूड ले लिया, इंटरव्यू हो गया, डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग, 3 फेजेस में। बहुत कम से कम कंपनियां करती हैं 3 फेजेस, ज्यादा 4 रखेंगी, कुछ 5 रखेंगी, और कुछ लोग अच्छी सैलरी देंगे तो वो ज्यादा भी रखेंगे स्टेजेस। तो स्टेजेस आपके इंटरव्यू और आपकी सैलरी आपकी जॉब पे डिसाइड करता है। ठीक है, रेफरेंसिंग किसने सुना है, रेफरेंसिंग पर सुना है। रेफरेंस मतलब कि आपको कोई इंटरव्यू वगैरह भी होगा, पर आप डायरेक्ट किसी बंदे के थ्रू आप पहुंच गए रेफरेंस के थ्रू। अभी तो स्टार्ट ही मतलब टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, तो रेफरेंसिंग वर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? रेफरेंसिंग मतलब कंपनी में आपका कोई जान पहचान का लगा हुआ है, उसने आपके बारे में बता दिया कि हम, मेरे पास एक बंदा है, उसको डाटा एनालिस्ट आता है अच्छे से, वो आपका ये काम संभाल लेगा। तो रेफरेंसिंग यहाँ काम आती है कि आप उस बंदे के रेफरेंस से वहां पे गए, इंटरव्यू निकाला और आप ज्वाइन हो गए। रेफरेंसिंग आज के टाइम बहुत चल रही है जगह पर, जहाँ पे 5 वैकेंसी निकली है, वो ऐसे नहीं करते। वो क्या करते हैं, रेफरेंसिंग वाले बंदों को ढूंढ लेते हैं अपने रेफरेंस में। मगर जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, जैसे कहते हैं ना हायरिंग निकलती है, मास हायरिंग, बल्क हायरिंग, वहाँ पे सब स्टेजेस होते हैं। क्योंकि बल्क हायरिंग में आते ही ज्यादा लोग हैं इंटरव्यू के लिए। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, आप ये कितने रेफरेंस में ऐसे लोग हैं कि जिनसे आप सोच रहे हो कि वो रेफरेंसिंग में कर सकते हैं? कितने लोग इतने श्योर हैं कि हाँ भाई मेरा रेफरेंस है, मेरा इसके बाद हो जाएगा काम? कितने श्योर हो? 1 और 2 3 4। रेफरेंसिंग के लिए कोई नहीं है? रेफरेंसिंग के लिए? रेफरेंसिंग के लिए है, रेफरेंसिंग होना जरूरी है। आप डेली बेसिस पे कई सारे लोगों से मिल सकते हो। आपने लिंक्डइन सुना है? लिंक्डइन प्रोफाइल बना के रखो, आप कई सारे लोगों से डेली बात करो, वो रेफरेंसिंग देते हैं आपके लिए। अगर आप उनको अपने प्रोजेक्ट वगैरह दिखाते हो, समझाते हो एचआर्स को, मतलब उनसे वैकेंसी नहीं निकाली, आप उनको उनसे कांटेक्ट में हो। जब उन्हें लगेगा भाई मुझे जॉब की जरूरत है, उन्हें लगता है कि मुझे बंदे की जरूरत है, तो वो आपको पूछेंगे, मैसेज करेंगे, क्या तुम फ्री हो, इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हो, मैंने रेफरेंस दिया तुम्हारे लिए। तो ऐसे आप कनेक्टिविटी बना सकते हो। तो आज के टाइम पे बहुत इजी हो गया कि आप दूसरे बंदे को जल्द से जल्द अप्रोच कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। पहले बहुत ऐसा लगता था कि भाई अप्रोच करने में क्या क्या चीज है, नंबर वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं होते थे, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आज तो सब चीज है, प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, नंबर अवेलेबल है उन लोगों के, आप उनसे अप्रोच कर सकते हो, उनको बात कर सकते हो, जिससे वो रेफरेंसिंग आपको दे सके पहले। तो आज के टाइम पे ज्यादातर जो लोग हायर हो रहे हैं वो किससे होते हैं? रेफरेंसिंग से। ठीक है, जहाँ तक का समझ में आया आपको? तो आप लिंक्डइन का बहुत अच्छे से यूज कीजिए, naukri.com का अच्छे से यूज कीजिए, और कई सारी वेबसाइट है जिनका यूज करके आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेफरेंसिंग के लिए काम बुला लिया आपको, पर आपको इंटरव्यू नहीं देना आ रहा है, तो वो कैसे जॉब करा देंगे? तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी अलग से। ठीक है ना, अपने कोर्स की नॉलेज को अच्छे से रखिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो ये मत सोचिए कोर्स हो गया तो मैं क्या करूँ, प्रैक्टिस, अप्लाई जॉब के लिए,
जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स है उनको सीखिए, पर बैठना नहीं है, नहीं तो ये चीज आप पे जंग लग जाएगी आपकी पूरी इस कोर्स पे, डाटा लिस्ट पे। जो आपने किया था ना वो पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है, जब तक का समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन पीडीएफ। मैं आपको इस सेशन के अंदर कुछ इंटरव्यू की पीडीएफ दूंगा जिसके अंदर इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहली पीडीएफ आपकी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर है कि कॉमनली क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अपना नाम बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अब बताइए आपकी फील्ड क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है इंटरव्यूअर, और ये कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह जाओगे ये क्वेश्चन तो नॉर्मली पूछेगा वो कि अपने बारे में समझाइए, अपने वीकनेस का समझाइए, अपने बैकग्राउंड को समझाइए, अपने आने वाले 5 साल के बारे में समझाइए। तो ये कॉमन क्वेश्चन तो आपके प्रिपेयर होने चाहिए। रट लो, याद कर लो, कुछ भी करो, पर इनको बोलना आपको आना चाहिए। पहली चीज तो अच्छी जॉब चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेल इंटरव्यू। एक्सेल कंप्लीटेड है आप सबका, एक्सेल के कई सारे क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपसे बीच बीच। पाइवट टेबल समझा दीजिए, इंग्लिश में समझाइए, मगर पाइवट टेबल होती क्या है इंग्लिश में फेस टू फेस समझाइए, तो आपको एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, पावर बीआई के क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि पावर बीआई के अंदर कोई भी टॉपिक पूछ सकता है कि डेक्स क्या होता है, क्या चीज है डेक्स, कैसे काम करता है डेक्स, मेजर क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ये चार्ट्स वगैरह क्यों हम जरूरी है हमारे लिए, क्यों हम डैशबोर्ड बनाते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। लिंक के थ्रू अटैच है ये सब चीज, अगर आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करोगे देन आपको ये पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा डाटा एनालिस्ट के क्वेश्चंस हो गए, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डाटा एनालिस्ट से बिलोंग करते हैं। आपसे पूछ लिया कि ये डाटा एनालिस्ट क्या चीज है, क्यों हम इस चीज के लिए काम करते हैं, डाटा एनालिस्ट फील्ड किस जगह को बोलते हैं, साइंस का पूछ लिया डाटा साइंस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे पीडीएफ में आपकी पाइथन की, एसक्यूएल की, आर की, इनको मैं आपको ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा, पर बाकी 4 पीडीएफ मैंने यहाँ पे अटैच कर रखी है। अगर आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाऊं इसका, तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर, ओपन इन अ न्यू टैब, तो देख सकते हो आप यहाँ पर हमारे सामने ये एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस आ चुके हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, मैं आपको अपनी इंडस्ट्री बतानी है कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, डाटा एनालिस्ट हुआ, इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन आपके सामने गिवन है जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब ये है कि इसमें टाइम लगेगा, पर आपको टाइम देना पड़ेगा इस पे भी। ठीक है ना। इसके अलावा आपके जो दूसरे पीडीएफ है वो किस चीज की है, यहाँ पर एक्सेल की। अगर आप एक्सेल को देखोगे तो एक्सेल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक्सेल की मिल जाएंगे। एक्सेल में जरूरी नहीं है कि इस तरीके से आपसे फेस टू फेस पूछे, हो सकता है कि आपको शीट दे दे, इसमें शीट के भी कई सारी चीजें हैं जिनसे आप एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उनको घर बैठे चेक कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हो पावर बीआई और डाटा लिस्ट के भी लिंक दे रखी हैं। अच्छा, अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना हो फेस टू फेस, उसके भी लिए आप चैट जीपीटी का बहुत यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी के अंदर आप वॉइस कमांड आ चुकी है, आप वॉइस कमांड में कहिए उससे कि भाई मेरे से इंटरव्यू लो एज अ बिगनर लेवल पे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एज अ एचआर, और आपको भी आंसर देना है वॉइस के रूप में। वॉइस कमांड आप दीजिए, वो भी आपको वॉइस कमांड में आंसर बताएगा कि आपने कितना एक्यूरेट बताया है और कितना आपको डेवलप करना चाहिए, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो चैट जीपीटी आज के टाइम में बहुत मेन टूल है आपके सबके लिए, उसका जरूर यूज करो अपने रिज्यूम के लिए, इंटरव्यू के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, हर एक चीज के लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी मोस्टली हायर्ड फॉर अ डाटा एनालिस्ट, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि ईयरली बेसिस पे हायरिंग निकालती है डाटा एनालिस्ट के लिए, और बहुत बल्क हायरिंग के रूप में। उनमें से सबसे मेन कंपनी आप टीसीएस ले सकते हो, इंफोसिस, विप्रो, एसेंचर्स, डेलॉयट, आईबीएम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे कई सारी कंपनीज है जिनमें आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इनकी हायरिंग आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, पर अगर बेस्ट तरीका है इनके खुद की वेबसाइट पे जाओ, कैरियर प्लान पे जाओ, वहां आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ हायरिंग चल रही है। कैरियर प्लान करके इनकी एक वेबसाइट पे पेज रहता है, उसमें जॉब ही निकलती है कि इस कंपनी की किस जगह पर कहाँ पे हायरिंग चल रही है इस पोस्ट के लिए, तो आप चेक कर सकते हो सकता है कुछ आपको नोएडा साइड में मिल जाए, दिल्ली साइड में मिल जाए, आसपास में मिल जाए, लखनऊ में भी, तो आपको अप्लाई करने के लिए इनके कैरियर पेज पे जाना पड़ेगा। ये तो टॉप 10 कंपनीज हैं, ऐसी और भी कंपनियां हैं जो कि हर साल तो नहीं, पर हाँ कभी कभार बीच बीच में जॉब निकालती रहती हैं। ये वो कंपनियां जो हर साल वैकेंसी निकालती हैं, किसके लिए, डाटा एनालिस्ट फील्ड के लिए। मैंने बताया आपको भी कि डाटा जो है ना वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, बल्कि बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। तो उनको इतने ऐसे ही लोगों की भी जरूरत है जो डाटा को संभाल सके। ठीक है, जहां तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट पेज आता है आपके सामने कि भाई आप जब अप्लाई करोगे, आप सब बिगनर लेवल पे हो, अभी किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। बिगनर लेवल वाले व्यक्ति से काम क्या कराया जाएगा, ठीक है ना, क्या काम कराया जाएगा, क्या क्या उसके रोल रहेंगे, वो चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी। जैसे कि लेवल 1 आता है हमारे सामने कि बिगनर ऑफ डाटा एनालिस्ट फ्रेशर है ना, ट्रेनिंग। अगर आप फ्रेशर के रूप में ले लिए गए, एक ट्रेनिंग के रूप में ले लिए गए, तो उसके लिए क्या काम रहेगा, उसका कैसे कैसे क्या क्या चीज मांगते हैं। तो पहली चीज, एक्सपीरियंस कितना है उसके पास, 0 से 1, यानी 6 महीने का 7 महीने का, उसका इंटर्नशिप करके आया वो बंदा, तो एक्सपीरियंस अभी ना बराबर भी हम मानते हैं उसके लिए। उसके लिए एजुकेशन क्या क्या होना जरूरी है, बीकॉम बीएससी वगैरह, मतलब ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप में से बंदे आप सब ग्रेजुएटेड हो, इतना तो मुझे पता है, आप ग्रेजुएटेड हो, और ग्रेजुएट बंदे को ही पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, 12th पास को नहीं देंगे वो। ग्रेजुएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, टूल, कौन कौन से टूल की वो आपसे वो करते हैं डिमांड, कि आपको बेसिक आना चाहिए, नॉर्मली कंप्यूटर आप संभाल लो, एक्सेल आपको आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, पावर बीआई थोड़ा बहुत आना चाहिए, या फिर टैबलू आना चाहिए। आज के टाइम पे या तो पावर बीआई कर लो या फिर टैबलू कर लो, दोनों ही एक तरीके से है। एक मिनट मुझे बाहर में बंद हो रहा है। तो बात कर रहे थे कि टूल की, तो ये टूल आपको आने चाहिए, या तो पावर बीआई आपको थोड़ा आना चाहिए, पावर बीआई नहीं कर रखा है तो आपको टैबलू आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा बात आती है कंपनी कौन सी है, मान के चलते हैं हम टीसीएस के लिए अप्लाई करते हैं, और टीसीएस की जॉब का क्या नाम था, जूनियर डेटा एनालिस्ट। जूनियर समझ रहे हो, बेसिक लेवल से। अब जूनियर बेसिक लेवल के लिए आपने अप्लाई करा, तो उसका डेली वर्क क्या रहेगा, आपसे कहा जाएगा कि आप कलेक्ट कीजिए डाटा। आप मेरी ब्रांच बैठे हुए हो, सिर्फ एक ब्रांच नहीं होती इन कंपनियों की, मल्टीपल ब्रांचेस है इंडिया के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी ब्रांचेस रखी हुई हैं। उन सभी ब्रांचेस से आपको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। क्या करना है, डेटा कलेक्टर। अगर कहीं से डेटा नहीं आया है तो आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, आप ईमेल करोगे, मतलब वहां से डेटा मंगाओगे। आपका पहला काम क्या है, आपको डेटा मंगाने का काम मिलेगा। इसके अलावा डेटा को मंगाने के बाद आपको डेली सीएस की फाइल कलेक्ट करनी होगी। हर ब्रांच वाइज आपको फोल्डर अलग अलग करने होंगे, एक्सेल की फोल्डर अलग कर दोगे, एसक्यूएल की फोल्डर अलग कर दोगे, इस तरीके से आपको फाइल के फोल्डर अलग अलग करने होंगे डेटाबेस के हिसाब से। उसके अलावा डेटा को क्लीन करने की आपको डिमांड की जा सकती है कि रिमूव कीजिए ब्लैंक सेल्स को, रिमूव कीजिए ब्लैंक शीट्स को। ऐसा होता है कि कई बार डेटा अगर हम कलेक्ट करते हैं तो कुछ कुछ सेल खाली रह जाती हैं, एरर वाला डेटा भी आता है, उस एरर को आपसे कहा जाएगा क्लीन करके दिखाइए एक्सेल पे, या फिर पावर बीआई के अंदर ईटीएल टूल का यूज करके क्लीन करके दिखाइए। तो बेसिक नॉलेज आपको इतनी होगी कि आप उसको क्लीन करने का आपको काम दिया जाएगा, पर एक शीट नहीं होगी ऐसी, मल्टीपल शीट्स। समझ रहे हो, जो शीट आप एक दिन में टाइम लगाते हो कि घंटा लगा देते हो, वहां पे आपको 10 मिनट के अंदर क्लीन करनी है। समझ रहे हो इस चीज को, तो इस तरीके से काम मिलेगा। इसके अलावा सिंपल एनालिसिस, आपसे छोटी मोटी एनालिसिस की भी वो डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें सेल निकाल के दो, हमें टोटल ट्रांजैक्शन निकाल के दो, बेस्ट प्रोडक्ट का नाम निकाल के दो। ऐसे छोटे छोटे टूल्स आपसे क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं वो, पर आपको ये डेली बेसिस पे करना होगा, एक दिन नहीं, डेली बेसिस पे। और हर दिन आपको डेटा कलेक्ट करना है, एनालिस करना है थोड़ा बहुत, और उनको फोल्डर बना के सामने को भेज देना है, ठीक है। इसके अलावा इनकी सैलरी कितनी रहती है, सैलरी इनको 15,000 से 30,000 के करीब मिलती है इंडिया के अंदर बिगनर्स लेवल पे। आप कहीं भी मथुरा से बाहर अप्लाई करोगे तो आपको 15 से 30,000 के बीच में बिगनर लेवल की सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने सेल्स टीम से डेटा मांग लिया, ठीक है, डेटा को क्लीन करा, डेटा क्लीन करने के बाद उसमें से टॉप 5 प्रोडक्ट की आपने लिस्ट बनाई, और फिर आपने किसको सेंड कर दी, वो अपने टीम लीडर को हायर कर, मतलब कि सेंड कर दी। ये आपका काम था। अब इनका थोड़ा सा रूटीन समझते हैं कि कंपनी के अंदर का रूटीन क्या है, कि कैसे कैसे काम करते हैं। तो रूटीन देखना, 9:30 बजे करेंगे लॉग इन करेंगे लोग, क्या करेंगे, लॉग इन, मेल चेक करेंगे अपने कि कितने मेल पे डेटा आ चुका है, कितने मेल से डेटा नहीं आया है। 10 बजे करीब जी अपना डेटा रिसीव कर लेंगे, हर जगह से कॉल कॉल करेंगे, मेल करेंगे, सारा डेटा क्लीन क्या कर लेंगे, पहले रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद 11 बजे वो सीट को क्या करेंगे, क्लीन करना लग जाएंगे, मतलब पूरा डेटा सेट जितना भी मिला है उसको 1 घंटे के अंदर क्या करना है, उन्हें क्लीन करना है, 10 से 11 के बीच में। 10 से 11 के बीच में क्लीन करने के बाद आपको 1 बजे क्या मिल जाएगा, लंच के लिए टाइम। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा लंच के लिए, आप प्रॉपर लंच कीजिए। लंच करने के बाद 2 बजे आपको क्या प्रिपेयर करनी है, अपनी रिपोर्ट। जो डेटा क्लीन हो गया उसकी क्या प्रिपेयर करनी है, आपको रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। रिपोर्ट बनाने के बाद 4 बजे आपको उस चीजों का करना है, 4 बजे तक अपडेट करना स्टार्ट कर देना है। जितनी भी रिपोर्ट बनी उनको पावर बीआई पे अपडेट करा, टॉप 5 प्रोडक्ट वगैरह के जो जो क्वेश्चन ने पूछे उनको सॉल्व आउट किया। देन उसके बाद 5-5:30 बजे आपको क्या करनी है, शेयर करनी है रिपोर्ट अपने टीम लीडर को, और 6 बजे करीब आपका क्या हो जाएगा, लॉग आउट।
तो आपका पूरा दिन का रूटीन यही रहेगा कि आपको डेटा रिसीव करना है, क्लीन करना है, रिपोर्ट बनानी है और अपने टीम लीडर को सेंड कर देनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बिगनर लेवल का काम है। क्या ये कोई हार्ड काम है? ये तो बहुत इजी काम है नॉर्मली। तभी तो उन्होंने कितना टाइम लिया आपके लिए, 0 से 1, यानी कि ये सिर्फ 1 साल लगातार कोई बंदा कर लेता है तो उसे इस चीज की नॉलेज हो जाती है कि भाई काम कैसे चलता है डेटा एनालिस्ट के अंदर। पर आप स्विच कर जाओगे आप इससे नेक्स्ट लेवल पे, जो है लेवल नंबर 2, इंटरमीडिएट डेटा एनालिस्ट, जिसका टाइम पीरियड एक्सपीरियंस 1 और 5 के बीच में रहता है। 1 साल कंप्लीट हो गया तो आप बिगनर नहीं रहे, अब आप किस में स्विच कर गए हो, इंटरमीडिएट में। और आज के टाइम पे ज्यादातर लोग कंपनी के अंदर इंटरमीडिएट लेवल पर है ज्यादातर। देखो इंटरमीडिएट लोगों के लिए एक्सपीरियंस कितना मांगते हैं ये, 1 से 4 यानी 5 महीने, 5 साल। इनको क्या क्या टूल की डिमांड करते हैं वो लोग। अब ऐसा नहीं है कि 1 साल निकल गया और आप सोच रहे हो कि मैं इंटरमीडिएट बन गया, नहीं। वो पहले आपकी देखेंगे कि स्किल बिल्ड हुई या नहीं हुई, पिछले 1 साल के अंदर आपने इन चीजों पे काम करके अपनी स्किल बिल्ड करी है या नहीं करी है। तो कौन कौन से स्किल मांगते हैं वो आपसे, डेटा एक्सेल एकदम एडवांस में। आपको एक्सेल पूरा एडवांस लेवल पे यूज करना आना चाहिए। अगर कोई डेटा दे दिया जाए आपको क्लीन करने के लिए तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मात्र 5 मिनट 10 मिनट के अंदर क्लीन। एक शीट नहीं मिलेगी आपको, वैसे कई सारी शीट मिलेंगी, उनको जल्द से जल्द आपको क्या करना होगा, क्लीन करना होगा। दूसरा पॉइंट, आपको एसक्यूएल अच्छे से आना चाहिए, एडवांस नहीं पर अच्छे लेवल पे एसक्यूएल आपको आना चाहिए। पावर बीआई आप अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे अच्छे डैशबोर्ड आपको बनाने आने चाहिए, हर इनसाइट आप फाइंड आउट कर पाओगे। उसके बाद बेसिक पाइथन का आप यूज करोगे पर बेसिक लेवल पे। यहाँ पर आने के बाद जब तक का सबको समझ में आया इस चीजों के बारे में कि ये सब चीज आपसे कंपनी डिमांड मांगेगी, तब जाके आपको इंटरमीडिएट लेवल पे स्विच करेगी। अगर आपकी ये सब स्किल्स बिल्ड हो चुकी हैं, आप कंप्लीटली इनके ऊपर काम कर चुके हो, तभी आपको इंटरमीडिएट लेवल पे लिया जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल के लिए किसी कंपनी ले लेते हैं फ्लिपकार्ट में एक वैकेंसी निकलती है बिजनेस एनालिस्ट। क्या निकलती है, बिजनेस एनालिस्ट। अब वर्क क्या रहेगा इसका, अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम। एक बिजनेस की प्रॉब्लम आई है जिसका नाम है बाय आर रिटर्न्स इंक्रीज। हमारे प्रोडक्ट ज्यादा रिटर्न क्यों हो रहे हैं। क्वेश्चन कितना अलग तरीके का है, ये नहीं पूछ रहा टोटल सेल क्या है, जो रिटर्न हो रहा है सामान वो क्यों हो रहा है, क्या वो कारण है जिससे कि हमारा डाटा, हमारा जो सामान है वो रिटर्न होकर आ रहा है। अब कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे क्या चीज का सामान है, बहुत सारे सामान सेल होते हैं, वो सब सामान क्यों हो रहा है, रिटर्न हो रहा है कस्टमर की तरफ से, ऐसा क्यों। ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आया। अब ऐसा क्वेश्चन एक आपको नहीं मिलेगा, आपकी पूरी टीम होगी वहाँ पे, 4-4 लोगों की, 5-5 लोगों की, ये टीम का क्वेश्चन दिए जाएंगे कि भाई इस बंदे को 5 क्वेश्चन, इसको 5, इसको 5, इसको 5 और उनको 5। कौन बंदा जल्दी से उनको फाइंड आउट करके लाएगा, कौन कैसे उसको करेगा, वो सब चीज रिपोर्ट को नोट करते हैं वो लोग। आपसे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है डीप एनालिसिस कस्टमर बिहेवियर सेल्स ट्रेंड एंड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। यानी कि अगला काम आपका क्या हो सकता है, डीप एनालिसिस। आप वो चीज फाइंड आउट करोगे जिन जिन चीजों के लिए वो आपको काम दे रहे हैं। जैसे कि आपसे कहा गया कस्टमर बिहेवियर बताइए, कस्टमर किस चीज के लिए सबसे ज्यादा परचेसिंग कर रहा है आज के टाइम पे, ठीक है ना। अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज वो डिमांड में ले रहा है, कितने पेमेंट वाली चीज ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा महंगी चीजों को खरीद रहे हैं या सस्ती चीजों को खरीद रहे हैं। कस्टमर का बिहेवियर चेक करना पड़ता है इसमें, किस एरिया के कस्टमर ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। बिहेवियर का मतलब ये भी नहीं है कि बस एक एरिया ही हो, ऐसा होता है कि सेक्शन वाइज स्टूडेंट होते हैं, 0 से 10 यानी 10 साल की उम्र वाले बच्चे, 20 साल तक के, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कौन से एज के कस्टमर सबसे ज्यादा सामान खरीद रहे हैं फ्लिपकार्ट से। ये हो गया हमारा कस्टमर बिहेवियर। आपसे कह दिया क्वेश्चन पर आपको क्वेश्चन निकालना नहीं आ रहा है तो आपको अभी इंटरमीडिएट में स्विच नहीं लिया जाएगा, बेसिक में रख लिया जाएगा आपको। इसके अलावा सेल्स ट्रेंड मतलब किस महीने सेल ऊपर गई, किस महीने सेल नीचे आई, वो आपको खुद से फाइंड करना आना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि आपको कौन सा चार्ट यूज करना चाहिए, आपको ये नहीं बताएंगे कि आप क्या क्या फॉर्मेटिंग करो, खुद करो और करके अच्छे से दिखाओ, ठीक है। इसके अलावा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड मतलब जो जो चीज फाइंड करी है उनको डैशबोर्ड में दिखा दो एक साथ कलेक्ट करके। सिर्फ तुम ही नहीं करोगे, हर चीज को तुम्हारे साथ टीम करेगी। 5 चीज इसने निकाली है, 5 आपने, 5 आपने, 5 आपने और 5 तुमने, तो तुम सबके 5-5-5 कितने हो गए, 25। उन सबको किसको दिखाना है, डैशबोर्ड पर एक साथ। तो एक अच्छा डैशबोर्ड बनाने के लिए आप 5 को मिलकर काम करना पड़ेगा। फिर उसके क्या करना पड़ेगा, देख समझ काम। पावर बीआई जो आप यूज कर रहे हो वो बिना ईमेल आईडी के काम कर रहा है, पर जब आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी कंपनी तरफ से तो वो एक ईमेल आईडी पे नहीं है, वो मल्टीपल लोगों के लिए मिलती है। फिर एक साथ टीम काम करेगी उसके ऊपर। यहाँ तक समझ आया तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेन इनसाइट सिंपली रिटर्न प्रोडक्ट ड्यू टू द डिलीवरी डिले। यानी कि आपने यहाँ पर रीजन फाइंड आउट कर लिया, और रीजन ऐसा नहीं है सब बोलते हैं कि हाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि डिलीवरी लेट हो रही है, इतने से काम नहीं चलेगा। पूरी कहानी समझाओ कि कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पे ये एंडिंग हो रही है, यानी कैसे ये डिलीवर रिटर्न हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, जब डिलीवरी डिले हो रही है।
फ्लिपकार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच चल रहा है सिस्टम पे कि आपका प्रोडक्ट मान चलो कल आने वाला है, वो 30 कर देगा, उसे और आगे बढ़ा देगा, बोल देगा कि डिलीवरी डिले है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा पीछे क्या रीजन है, वो फाइंड आउट करने के लिए भी आपसे कहा जाएगा। आपने ढूंढ लिया, अच्छी बात है, पर ये सॉल्यूशन भी ढूंढो आप, क्यों हो रहा है। तो डेटा एनालिस्ट का बंदे का बस यही काम नहीं है कि बस वो डेटा क्लेम करेगा, ये करेगा, उसे सॉल्यूशन भी ढूंढने होंगे इन चीजों के। ठीक है ना, ज्यादा समझ में आया आपको सबको। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकी सैलरी का क्राइटेरिया कितना है, 4 लाख से 10 लाख स्टार्टिंग, मतलब आपको अब 40,000 रुपए महीने के मिल सकते हैं, 40-45,000 रुपए महीने के मिलेंगे अगर आप इन चीजों में काम कर सकते हो, कंपनी के इन सॉल्यूशन को निकाल के ला सकते हो, इन टूल का यूज कर सकते हो। आपको 40 से स्टार्टिंग होकर 10 लाख तक आप मिल सकते हैं आपको सालाना। समझ में आया। पर 10 लाख तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, 5 साल। कंपनी में लगकर आपको कितना टाइम लेना पड़ेगा, 5 साल 6 साल। पर अगर आप स्विच करते हो, किसी और कंपनी में जाते हो, तो अभी तो आपकी स्किल देखी जाएंगी, स्किल बिल्ड हुई नहीं है, आप स्विच करे जा रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको स्किल तो बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। ज्यादा समझ में आया, आगे बढ़े। अब इस बंदे का थोड़ा रूटीन समझते हैं कि क्या रूटीन है। रूटीन इसका ये है कि सुबह 9:30 बजे करीब ये बंदा अपने ऑफिस आएगा, ठीक है। डेली अपना स्टैंड अप मीटिंग होगी, मतलब लॉग इन करने का कुछ वो नहीं है, सीधा मीटिंग होगी पहले तो सीनियर के साथ इस बंदे की, कि भाई आज का तुम्हारा ये काम है और कल ये काम तुम आधा छोड़ के चले गए थे। पहले तो मीटिंग होती है, सुबह टाइट कर दिए जाते हैं सब लोग कि ये काम आप सबको करना पड़ेगा आज। देन उसके बाद 10 बजे आपका रिव्यू लिया जाएगा डैशबोर्ड का, जो कल आपने डैशबोर्ड बनाया था उसी डैशबोर्ड में जो दिक्कतें रह गई हैं उन्हें सही करो, और 10 बजे आपका जो सीनियर है वो चेक करेगा सबके डैशबोर्ड को कि किसने कैसा कैसा डैशबोर्ड बनाया, किसने क्या क्या सॉल्यूशन निकाले, सब चीज वो चेक किए जाएंगे। पाइथन सीख रहे हो, पाइथन का सॉल्यूशन डैशबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, तो पाइथन का स्क्रिप्ट बाद में देखेगा, पहले डैशबोर्ड देखेगा, फिर पाइथन की स्क्रिप्ट पे जाएगा, एसक्यूएल के सर्वर पे जाएगा, फिर एक्सेल के सर्वर पे जाएगा, वो बाद में जाएगा, पहले पावर BI का डैशबोर्ड देखेगा कि तुमने चीज फाइंड करी या नहीं करी। उसके अलावा 11 बजे क्या हुआ, आप एसक्यूएल पे एनालिसिस करोगे, यानी कि आपने एसक्यूएल सीखा है, पाइथन सीखा है, तो उनमें से कोई सा भी टूल आपको यूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि अब इस चीज को इस पे एनालिसिस करके दिखाइए। फिर आपका 1 बजे करीब लंच हो जाएगा, वो पूरे ऑफिस में सबके लिए रहता है। फिर 2 बजे आप क्रिएट करोगे दोबारा से नई इनसाइट, आपको काम मिल गया सुबह, अब 2 बजे करीब आपने उसी चीज पे काम करना स्टार्ट कर दिया, अपने इनसाइट निकाले, डैशबोर्ड बना रहे हो, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, उसका अलग डिस्कशन कर रहे हो विद सीनियर। अगर किसी चीज में दिक्कत आ गई है तो आप उसके लिए डिस्कशन किससे करोगे, सीनियर से, और करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने डैशबोर्ड बना दिया, मेरे तरफ से बढ़िया लग रहा है, तो ये नहीं है कि बढ़िया है, सीनियर को तो बढ़िया लगना चाहिए, वो भी तो देखेगा उस चीज को, तो इस तरीके से। इसके अलावा अपडेट होना डैशबोर्ड, इस चीज को आपको अपडेट किस पे करना पड़ेगा, पावर BI पे अपडेट करना पड़ेगा। और देन 6:30 बजे आपका लॉग आउट। बिगनर का लॉग आउट 6 बजे हो रहा था, आपका 6:30 बजे होगा, आधा घंटा लेट। पहले बिगनर जाएंगी, फिर आप जाओगे सारी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के बाद, क्योंकि वो अगले दिन आपको चेक करानी है सीनियर को। सीनियर शाम को चेक नहीं कर रहा है, वो अगले दिन सुबह चेक करेगा, तो आपको पहले ही वो काम करके रखना पड़ेगा। यहाँ तक कि कोई डाउट समझ में आया कि इंटरमीडिएट लेवल पे कितना प्रेशर है, कितना आपको क्या क्या काम को संभालना होगा, तो वो चीज। अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट सीनियर लेवल, लेवल नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनली आप डेटा एनालिस्ट में बन चुके हो, आप सीनियर लेवल पहुंच चुके हो। इसके लिए आपको कितना समय लग सकता है, 5+। 5 साल तो है ही है, उस पर 6 साल लग गए, 7 साल लग गए सीनियर को पहुंचते, पर आपको वो टूल आने भी चाहिए सीनियर वाले। यहाँ पे बात आती है कि आपको एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा होना चाहिए, और टूल आपको ये सारे आने चाहिए, जो आपने सीखी है ना, पाइथन का डेटा एनालिसिस का जितना भी कोर्स सिखाना है, वो सारी चीज आपको नहीं है फेस टू फेस पता होना चाहिए, कौन सी क्या होती है, ठीक है। आपको हर चीज पता होनी चाहिए। बिजनेस स्ट्रेटेजी का मतलब बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए, उन पे आप काम कर सको, वो सब क्वेश्चन आप सोच सको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम बढ़ गया पर माइंड डेवलप नहीं हुआ, इस चीज के हिसाब से माइंड भी डेवलप होना जरूरी है। तो माइंड डेवलप तभी होगा जब आप सोचोगे, निकालोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तभी तो चीज हो पाएंगी। सोच के देखो, जब आपने कोर्स नहीं लिया था उससे पहले क्या माइंड था, कोर्स लेने के बाद कौन सा माइंड है, उससे पहले क्या आप सोच पा रहे थे कि ऐसा ऐसा काम होगा, पर आप कोर्स लेने के बाद आपका दिमाग खुद ऑटोमेटिक चल रहा है। ऐसी कंपनी में जाओगे तो खुद चलाएंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, तीसरा क्वेश्चन खुद पूछेंगे क्या होना चाहिए। अगर तुमने बता दिया ठीक नहीं, तो फिर वो तुम्हें डांटेंगे, फिर समझाएंगे कि ऐसा होना चाहिए। तो दिमाग को ऑटोमेटिक क्या होगा, चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। देन उसके बाद एक कंपनी मान लेते हैं कि Amazon में निकल के आती है हायरिंग सीनियर डेटा एनालिस्ट। सीनियर भी स्विच करते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, सीनियर भी ये रहते हैं, वो भी स्विच करते हैं, तो हायरिंग निकलती है सीनियर की। पर इसके लिए हर बंदा हायर नहीं होगा, क्योंकि 5 साल की पूरे एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा खासा बैकग्राउंड होना चाहिए, उनकी मास्टर लेवल की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट से काम नहीं चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है उनका सामने वाला, ठीक है। वो उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। दूसरी चीज यहाँ पे वर्क क्या रहेगा, डिसीजन सपोर्ट शुड बी एक्सपेंड दिस प्रोडक्ट लाइन, मतलब अब आप अपनी टीम को कैसे लीड करोगे,
आप सीनियर हो, आपसे ऊपर अब कोई नहीं है, आप कोई पूरी टीम को मैनेज करना है, तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे कंपनी की तरफ से, क्या हमें अपने प्रोडक्ट बढ़ाने चाहिए, और हम 10 प्रोडक्ट पे काम करते हैं, क्या हम 20 कर दें उनको, 10 और नए लॉन्च कर दें, करें तो क्या होगा, ना करें तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन मिल गया। तो आप अब अकेले काम तो करोगे नहीं, उसके लिए आपने टीम को बांट दिया वो काम टुकड़ों में, कि भाई तुम ये करके दिखाओगे, तुम ये, सबको अपना अपना काम क्या दे दिया, बांट दिया। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्टिव एनालिसिस, फोरकास्टिंग सेल, मतलब अभी मीडिएट जो इंटरमीडिएट था वो सिर्फ डिपेंडेंट जो डेटा था उसी पे काम कर रहा था, आपको उस चीज पे काम करना पड़ेगा फोरकास्टिंग पर, कि भाई आने वाले कुछ समय के अंदर सेल कहाँ पे बूम कर सकती है, हमारे प्राइस कितना बढ़ जाएगा, जो देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है उस हिसाब से, तो आपको भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करते हुए चलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट को हमें आगे और बढ़ाना पड़ेगा। तो फोरकास्टिंग करेगा सीनियर, कौन करेगा, सीनियर लेवल, इंटरमीडिएट को नहीं मिलेगा ये काम। ठीक है, इसके अलावा डिमांड ट्रेंड, वही बात आ गई, डिमांड ट्रेंड, किस चीज का डिमांड आ रही है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए, उस चीज की आप लिस्ट बनाओगे और कंपनी के साथ क्या करोगे, शेयरिंग करोगे। कंपनी सीनियर से बात करती है, इंटरमीडिएट और बिगनर से बात नहीं करती, उनको सीनियर से बात करनी होती है डायरेक्ट। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेशन और ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेशन ऑप्टिमाइजेशन का भी आपको यूज करना आना चाहिए, यानी ऑटोमेटिक हर चीज अपने आप काम करेगी, वो चीज आपको खुद से कंट्रोल करना होगा। अगर आपने मान के चलो सेल ट्रेंड बना दिया, वो ऑटोमेट क्या कर लेगा, हर महीने का सेल ट्रेंड डिसाइड कर लेगा, ऑटोमेटिक अपने आप क्या कर लेगा, फोरकास्टिंग निकाल के दे देगा। यहाँ तक का कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट आता है लीडरशिप, वही बात आ गई, आपको लीडरशिप अंदर आपके अंदर होनी चाहिए, आप गाइड कर सको अपने जूनियर को, रिव्यू ले सको डैशबोर्ड की और प्रेजेंट कर सको मैनेजमेंट को, आपको सबको गाइड करना होगा, उनके डैशबोर्ड अच्छे से आपको ही चेक करने होंगे और आपको ही वो डैश की इंफॉर्मेशन किसको पहुंचानी होगी, मैनेजमेंट को, कि भाई ये है हमारे यहाँ की सेल मैनेजमेंट की पूरी टीम और ये हमारा काम है। तो पूरा कंट्रोलेशन कौन कौन संभालता है, सीनियर लेवल डेटा एनालिस्ट का। इनकी सैलरी कितने रहता है, इनकी सैलरी 15 लाख से 30 लाख सालाना रहती है, कितने से 15 से 30 लाख। अब बात करें इसके लिए, नीचे अगर आप सिंपल देख सकते हो कि टीम वर्क के साथ आपने क्या करा, पहले टीम फाइंड सेल्स ड्रॉप, टीम ने फाइंड करी सेल क्यों ड्रॉप हो रही है, टीम ने फाइंड आउट करा, आपने चेक करा, आपने क्वालिफाई कर दिया भाई बात सही है कि इसलिए हमारी सेल ड्रॉप हुई है। तो अब सीनियर बताएगा कि करना क्या चाहिए, फोरकास्टिंग करके बताएगा कि अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी सेल ड्रॉप ना जाए। पहले आपकी रिव्यू ले जाएंगे, फिर वो अपना रिव्यू देगा कि इस ये चीज करनी चाहिए, हमारी सेल ड्रॉप नहीं होगी। देन सजेस्ट फॉर वेयर हाउस सेटअप, फिर वो बताएगा कि भाई उस जगह पे सेल डाउन हो रही है, वहां पे चलो, वहां पे देखना पड़ेगा क्या कंडीशन वहां बन रही है। इसके अलावा मैनेजमेंट डिसीजन, अब उसने सब चीज देख ली पर वो कुछ तो कर नहीं सकता इस चीजों को, भाई उसने देख लिया कि दुकान खराब है और कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर नहीं ले रहे सामान, तो वो खुद थोड़ी करेगा भाई मरम्मत करवा दो इस तरह की, वो उसके लिए किससे बात करेगा, मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट को सिर्फ डिसीजन दे सकता है, अब करना ना करना किसके हाथ में है, डिसीजन के, मतलब कि मैनेजमेंट के हाथ में है। सही बात है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ उसको चीजों के बारे में बता सकते हैं, करना ना करना मैनेजमेंट के हाथ में है। जब तक का समझ में आया सबको? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने कि इस बंदे का रूटीन क्या रहता है कंपनी के अंदर। पहला रूटीन है कि 9:30 बजे बंदा ये अपनी मीटिंग लेगा, पहले तो अपने इंटरमीडिएट लेवल से भी और बिगनर लेवल से भी, क्या लेगा, पहले मीटिंग, मीटिंग के बाद 10:30 बजे ये रिव्यू लेगा टीम का रिपोर्ट की, पहले समझाएगा कि आज क्या करना है और कल जो किया था उसकी मीटिंग लेगा, फिर कि समझाओ मुझे कल क्या करके दिखाया तुमने। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजन, अब ये डिसीजन लेगा किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, आपको काम दे दिया, अब इसकी मैनेजमेंट के साथ क्या रहेगी, मीटिंग रहेगी, इसकी मीटिंग बहुत रहती है दिन भर में, काम इसका यही है, अपने सेल्स डिपार्टमेंट से बात करना, हर एक जगह से बात करना, चीजों को फाइंड आउट करना, इसका काम है सिर्फ क्या, डिसीजन वगैरह को फॉलो करना और फॉलो करवाना साल से। देन 2 बजे करीब इसके फोरकास्टिंग एनालिसिस करेगा बैठ के, अब अपने लिए काम करेगा कुछ बैठ के, अपने भी कुछ प्रोडक्ट वगैरह को एनालिसिस करेगा कि भाई फोरकास्टिंग क्या करनी चाहिए कि सेल हमारी बूस्ट करे। उसके बाद आता है कि 11:30 बजे मैनेजमेंट का प्रेजेंटेशन, अब जी मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन देगा कि भाई देखो हमारे यहाँ आज का ये काम है पूरा, मैनेजमेंट का सर्विस की क्या है, फिर दोबारा मीटिंग होगी। फिर नेक्स्ट में ये अपनी मॉनिटरिंग करेगा टीम को, देखा है ना कि रोक लेता है मैनेजर, शाम के टाइम 5 बजे रोक लेगा कि भाई मीटिंग है, फिर 7 बजे तक मीटिंग चल रही है, 7:30 बजे तक मीटिंग चल रही है उन लोगों की। क्यों मीटिंग चल रही है, क्योंकि काम ही नहीं करके दे रहे हैं वो लोग, काम समझाना पड़ रहा है बार बार, तो वो भी क्या करता है, टीम को लोड देता है कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी लोड कहाँ से मिल रहा है, कंपनी की तरफ से। और लोड नहीं है, लोड उनको मिलता है जो काम नहीं कर रहे स्किल पे, जो काम कर रहा है स्किल पे वो नॉर्मली अपना काम करके फ्री हो जाएगा, वो जा सकता है, जो काम नहीं कर रहा उसको क्या करेंगे, वो रोक लेंगे। और जैसे अगर आपको हायर किया ऐसे वो क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, कंपनी से निकाल भी सकते हैं। उनको तो क्या चाहिए, सिर्फ काम, उनको तुम्हारे किसी चीज से मतलब नहीं है, उन्हें चाहिए काम,
कि आप प्रॉपर काम करके दीजिए और अपनी सैलरी लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप सबको? तो आज के सेशन समझ में आया आप सबको कि कैसे कैसे क्या क्या चीज हमें कंपनी के अंदर करनी पड़ेगी, क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स, कैसे कौन कौन से स्टेज हमें फॉलो करने पड़ेंगे। डायरेक्ट आप सीनियर लेवल पर नहीं जाओगे, आपके मन में होगा कि मुझे 40,000 कमाने हैं, तो 40,000 आपको भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? अभी आप बिगनर हो, आपको 1 साल तो काम करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल, क्योंकि एक कंपनी आपका एक्सपीरियंस देखने के बाद ही आपको इंटरमीडिएट पे लेगी, तब जाके आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। स्विच करोगे भी ना, अगर आप स्विच करोगे भी तो 2 साल का तो एक्सपीरियंस मांगेगी वो लोग, चाहे वो तुम इस कंपनी में कर लो या किसी और कंपनी में कर लो, करना तो पड़ेगा ही। टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है, आप टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट के थ्रू चलते रहो, आप हर चीज को अचीव कर सकते हो। आप एक मैनेजमेंट पोस्ट पे भी जाओगे, सीनियर पोस्ट पे भी जाओगे, ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? ठीक है, ठीक है। दीपक भाई ने भाई आपको वैसे तो बता दिया सब कुछ, है ना, कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, कंपनी में क्या रूटीन रहता है, किस तरीके से आपकी हायरिंग होती है, क्या क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करने होते हैं। अब जैसे हमारा जो रूल रहेगा वो हमारा, जैसे मैं जो पढ़ाता हूँ वो पाइथन पढ़ाता हूँ, एसक्यूएल और आर। तो मैं थोड़ा सा इसी में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एसक्यूएल में और पाइथन में और आर में क्या डिफरेंस आता है। देखो ये तो आपको पता है भाई, डेटा क्या होता है। डेटा यानी कि रॉ फैक्ट्स, यानी कि जो रॉ डेटा हमारे पास में होता है, जो डेटा हमारे पास पड़ा होता है, रॉ फैक्ट्स और नंबर्स, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेटा। अब ये जो डेटा आपको मिलता है वो कई सारे सोर्सेज से मिल सकता है। जैसे कोई सेल्स का नंबर आपको दे दिया, कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है, या कई बार आप वेबसाइट्स पे जाते हो ना, तो आप अलग अलग प्रोडक्ट पे जो क्लिक करते हो वहां से भी डेटा क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। तो आपको जो डेटा मिलेगा वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा कि भाई किस व्यक्ति ने कितने नंबर ऑफ टाइम इसको प्रोडक्ट पे क्लिक किया, किस यूजर ने क्लिक किया, वो कितने डिस्टेंस पे था, इसके आसपास स्टोर है या फिर नहीं है। जैसे अगर मान लो रिलायंस को अगर कोई स्टोर डालना है या किसी कंपनी को अपना कोई स्टोर डालना है, तो वो क्या करेगा? ये देखेगा कि उस टाइप के एरिया में लगभग किस चीज के प्रोडक्ट की सेलिंग हमारी ज्यादा है, तो उन चीजों को ज्यादा रखा जाएगा। तो वो हमारे पास में डेटा हमें मिलेगा। अब जो डेटा आपको मिलेगा वो नॉर्मली 2 तरीके के फॉर्मेट में मिलेगा, या तो स्ट्रक्चर्ड मिल जाएगा या फिर अनस्ट्रक्चर्ड मिल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड यानी जैसे टेबल की फॉर्मेट में, रो और कॉलम्स की फॉर्मेट में। अनस्ट्रक्चर्ड यानी वीडियोस के थ्रू मिल सकता है डेटा, ऑडियोज के थ्रू मिल सकता है, इमेजेस के थ्रू डेटा मिल जाता है। जैसे आपके फोन में क्या होता है, आप जब फोन में स्क्रीन लॉक लगाते हैं ना, तो वो फेस रिकॉग्निशन वाला एक सिस्टम देता है आपको। आप फेस देंगे, वो आपके डेटा को रिकॉग्नाइज करेगा वहां पे। तो जो फेस रिकॉग्निशन वाला सिस्टम है ना, तो वहां पर कोई टेक्स्ट जैसा डेटा तो है नहीं आपके पास। वो डेटा किस फॉर्मेट में आएगा आपके पास? इमेज के फॉर्मेट में। तो वो भी आपके पास एक डेटा होता है। तो पहला काम तो भाई जैसे दीपक भाई ने बताया कि आपको क्या करना होता है जब भी किसी फील्ड में जाओ, डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट, पहला काम है डेटा को कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्ट करने के कई सारे सोर्सेस हैं। कई बार कंपनी आपको डेटा प्रोवाइड करेगी, कई बार आपको अलग से डेटा लेकर आना पड़ेगा, है ना। जैसे हम कंपैरिजन करते हैं कई बार, तो कंपैरिजन करने के लिए एक तो हमारा डेटा खुद का होता है और किसी दूसरे का डेटा होता है। तो पहला फैक्ट है कि भाई हमें डेटा चाहिए होता है। फिर हमें जो बेसिक डिफरेंस अभी समझना है या जो मुझे समझाना है वो ये है कि डेटा एनालिस्ट में और डेटा साइंस में बेसिक सा क्या डिफरेंस है। ठीक है, डेटा एनालिस्ट उसको कहते हैं जो आपको डेटा के अंदर से डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में, एक तरीके से डैशबोर्ड के फॉर्मेट में डेटा को निकाल के दे। जैसे डेटा एनालिस्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है भाई? सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना, उसको रिपोर्ट जनरेट करना, डैशबोर्ड के थ्रू डेटा को दिखाना। ये जो काम होता है वो डेटा एनालिस्ट का होता है। तो इसमें जो पाइथन हम यूज करते हैं वो उसी पर्पज से करते हैं जिसमें सिर्फ हम डेटा को क्लीन, कलेक्ट, एनालाइज और डैशबोर्ड क्रिएट कर सके। हालांकि डैशबोर्ड हमारा किससे क्रिएट करते हैं आप लोग? पावर बीआई या टैबलू जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर से। वही सेम काम आप किससे कर सकते हो? यहाँ पे पाइथन से। और पाइथन का और पावर बीआई का या टैबलू का आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं, ताकि आप पाइथन से और टैबलू को दोनों को आपस में मर्ज करके डेटा को विजुअल कर सकें। तो पहला कंसेप्ट क्या है भाई? डेटा को एनालाइज करना, डेटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना और उसके बिहाफ पर डैशबोर्ड जनरेट करना। एग्जांपल के लिए जैसे हमें क्या करना है, किसी भी कंपनी की मंथली सेल्स रिपोर्ट जनरेट करानी है, तो सेल्स रिपोर्ट जनरेट करनी है। आपको डिसीजन नहीं लेना कि भाई इस रोल के हिसाब से मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कंपनी को सिर्फ मतलब इतना रहेगा कि आप डेटा मुझे एक सही फॉर्मेट में दे दो। भाई साहब क्या हो सकता है कि उसमें कई सारा डेटा ऐसा भी होगा जो मिसिंग होगा, तो फिल करके दे दो मिस को, या मिस वाले डेटा को हटा दो। चेक करो कि मिसिंग डेटा की क्वांटिटी कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा है तो वो डेटा हमें नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मिसिंग डेटा है तो उसको फिल कर दो, है ना। या वो पूरी की पूरी रो में उसका कोई रोल नहीं है तो उसको हटा दो। तो पहला काम तो ये रहेगा।
दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है डेटा साइंस का। ज्यादातर जो बच्चे हैं अभी डेटा एनालिस्ट के हैं, है ना, तो आपको जो नॉलेज होगी वो डेटा एनालिस्ट की होगी। आपने एक्सेल पे काम किया, पावर बीआई पे काम किया, वैसे ही कुछ काम आप पाइथन या एसक्यूएल के थ्रू करोगे। डेटा साइंस में क्या होता है, डेटा साइंस में एक छोटी सी चीज जुड़ जाती है, वो है मशीन लर्निंग। यहाँ पर अब प्रेडिक्शन आने लगती है। जैसे आपको जो डेटा दिया जाएगा, आप डेटा को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद क्लीन वगैरह वो सब काम आप करेंगे, फाइनली प्रेडिक्शन वाला स्टेप आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रेडिक्शन से निकालेंगे कि भाई डेटा अगर इस फॉर्मेट में आता है, इतना इतना डेटा अगर मुझे मिला है, तो इसके बिहाफ पर प्रेडिक्शन कैसी होनी चाहिए, है ना। तो प्रेडिक्शन जहां पे जुड़ जाती है, जहां पे मशीन लर्निंग का काम शुरू हो जाता है, वो रोल किसका हो जाता है फिर आपका, डेटा साइंस का। तो डेटा साइंस में हमें प्रेडिक्शन को ऐड करना होता है ना। जैसे प्रेडिक्ट करो कौन सा कस्टमर कंपनी को छोड़ रहा है और कौन सा कस्टमर कंपनी में जुड़ रहा है। मैं अभी इसके पीछे एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, है ना, प्रोजेक्ट में एक दिखा दूंगा कैसे काम होता है यहाँ पे। तो इसमें क्या करना होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डेटा साइंस की, जैसे बिल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल्स। यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स मतलब एक तरीके से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। एक जैसे ऐसे समझो कि जैसे आपसे मैं कहूँ कि आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए आप क्या करोगे, एक फंक्शन यूज करोगे, टोटल डेटा कितना है और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने, आपस में जोड़ के उनका डिवाइड दे दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका एवरेज या मीन मिल जाएगा। वही सेम कंसेप्ट अगर मैं प्रोग्रामिंग में यूज करता हूँ, कि मैथमेटिक्स का मैं यूज करूँ थोड़ा सा और उसमें मैं डेटा के यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शन कर पाऊँ, तो वो रोल हमारा यहाँ पर कह जाता है मॉडल्स। तो मॉडल्स के अंदर हमें क्या करना होता है, मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स को यूज करना होता है कि आपकी प्रॉब्लम किस टाइप की है ना। तो प्रॉब्लम्स के यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं डेटा को कि सुपरवाइज्ड है या फिर अनसुपरवाइज्ड है। मतलब जैसे सुपरवाइज्ड उसको कह देते हैं हम लोग जिसमें आपको इनपुट और आउटपुट दोनों पता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई मशीन को हमें क्या करना है, पहले कुछ डेटा देना है। जैसे आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं, तो चैट जीपीटी क्या करता है भाई, डेटा को कलेक्ट करता है और उसके बिहाफ पर ही अपने आप को क्या करता है, ट्रेंड करता है। तो मशीन लर्निंग में क्या करना होता है, हमें पहले मशीन को पास्ट रिकॉर्ड देना होता है। वो पास्ट रिकॉर्ड लेगा, उसके बिहाफ पर एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद में फिर आपको एक प्रेडिक्शन निकाल के देगा। जैसे आपके फोन में ईमेल और स्पैम और नॉन स्पैम का एक वो लगा होता है। जैसे ईमेल में कोई मैसेज आएगा तो वो बता देगा स्पैम है कि नॉन स्पैम है। तो भाई उसको कैसे पता चला कि स्पैम है नॉन स्पैम है, उसने क्या किया, अपने हिस्टोरिकल डेटा से पहले अपने आप को रीड किया, अपने आप को ट्रेंड कराया, और ट्रेंड करने के बाद जब नया डेटा उसको मिला तो चेक करता है क्या ये डेटा पहले वाले डेटा से कितना मैच करता है। तो वो स्पैम से मैच करेगा तो स्पैम बता देगा, हैम से मैच करेगा तो हैम बता देगा। जैसे फ्री अगर कुछ मिल जाता है उसको लिखा हुआ, कांग्रेचुलेशंस कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, या उसमें ऐसा कोई वर्ड जुड़ा होता है जो स्पैम को डिनोट कर रहा हो, या कई बार ऐसे कीवर्ड्स उसको मिल जाते हैं जो किसी हार्मफुल लिंक को क्लिक कर रहे हैं मिलते हैं हमें। तो वो डेटा हम क्या करते हैं, यहाँ से एनालाइज करने के बाद उसके बिहाफ पर प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो बेसिक डिफरेंस डेटा साइंस में और डेटा एनालिस्ट में क्या है कि डेटा साइंस का एनालिस्ट का काम है डेटा को सिर्फ निकाल के देना, कि भाई डेटा कैसा है उसको डैशबोर्ड में, ग्राफ की फॉर्मेट में किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट करके क्लीन करके दिखा देना। डेटा साइंस का रोल फिर यहाँ से एक और बढ़ जाता है, वो प्रेडिक्शन करना शुरू कर देता है उसके बिहाफ पे। वो बताता है कि अगर इतना रिकॉर्ड हमारे पास आया है तो इसके बिहाफ पर हमें ये प्रोडक्ट रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो ये काम हमारा किसका रहता है, डेटा साइंस का। अब दोनों ही फील्ड में ना हमें एक कॉमन चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है पाइथन। डेटा एनालिस्ट हो या फिर आपका डेटा साइंस हो, दोनों के केस में हमें क्या चाहिए होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फील्ड में हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो पाइथन है। पाइथन के अलावा फिर हम और क्या यूज कर सकते हैं, हम आर को भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस में क्या है कि भाई ये फोकस किस पे करेगा डेटा एनालिस्ट, पास्ट और प्रेजेंट डेटा पे, कि पहले क्या डेटा आया और अभी क्या डेटा है। और डेटा एनालिस्ट साइंस का रोल क्या होगा, फ्यूचर प्रेडिक्शन, कि पास्ट का डेटा और प्रेजेंट का डेटा अगर मुझे दिया जा रहा है तो फ्यूचर में इसके बिहाफ पर क्या प्रेडिक्शन निकल के आएगी। तो इसका काम है प्रेडिक्ट करने का, प्रेडिक्शन करने का। टूल्स क्या यूज करने होते हैं भाई, इसके लिए आप एक्सेल यूज करोगे, है ना, पावर बीआई यूज करोगे, पाइथन यूज करोगे या फिर आर का यूज करोगे, या पाइथन और आर दोनों मर्ज करके एक साथ काम कर देती हैं। जबकि डेटा साइंस में हमें क्या चाहिए होता है, डेटा साइंस के लिए ये सभी स्किल्स के साथ साथ पाइथन, मशीन लर्निंग और एआई, ये तीन टेक्नोलॉजीज हमें सीखनी पड़ती है। आउटपुट जैसे ये क्या करेगा, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड जनरेट करेगा। डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को जनरेट करेगा, जबकि डेटा साइंस क्या करेगा, मॉडल्स और प्रेडिक्शंस को तैयार करेगा। ठीक है भाई, तो एक बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ रहा है, डेटा एनालिस्ट का काम क्या है और डेटा साइंस का काम क्या है। डेटा साइंस मतलब प्रेडिक्शन,
मशीन लर्निंग जहां जुड़ जाती है वो डेटा साइंस, और जहां मशीन लर्निंग नहीं है वो काम आपका डेटा एनालिस्ट हैंडल करेगा। ठीक है, जैसे डेटा एनालिस्ट की क्या लाइफ साइकिल होती है, सबसे पहले भाई बिजनेस की प्रॉब्लम बताओ भाई कि हमारी बिजनेस की क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बिहाफ पर डेटा को कलेक्ट करो यानी कलेक्शन का काम, फिर क्लीन करने का काम, क्लीन मतलब उसमें से इम्प्योरिटीज को हटाना, रिमूव करना हार्मफुल वैल्यूज को, या कोई ऐसा कॉलम जिसकी हमें डेटा में जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक स्टूडेंट के मुझे रिजल्ट को एनालाइज करना है कि कुछ स्टूडेंट है और मुझे ये पता करना है कि इन स्टूडेंट में कौन सा बच्चा पास हुआ और कौन सा फेल हुआ, तो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट का कि किस स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई नहीं की, किसने ट्यूशंस ज्वाइन किया, किसने ट्यूशंस ज्वाइन नहीं किया, उसके बेस पर रिपोर्ट जनरेट होती है। अब इसमें ना बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा कि उसके माताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है ना, उसका एड्रेस क्या है, या फिर उसकी एज क्या है। तो इनमें 2-3 कॉलम ऐसे मिलेंगे जो हमारे मतलब के नहीं है, जैसे फादर्स नेम और मदर्स नेम से हमें डेटा में कोई मतलब नहीं है, तो हमें इसको फिर क्या करना पड़ेगा, डेटा से हटाना पड़ेगा। तो डेटा क्लीनिंग के टाइम पे क्या करते हैं, या तो हम रिमूव कर देते हैं मिसिंग वैल्यूज को, या जो डेटा हमारे काम का नहीं है उसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, फिक्स इनकरेक्ट डेटा, रिमूव डुप्लीकेट, फॉर्मेट रूल्स। जैसे हमारे लिए जो टूल्स यूज किए जाएंगे वो कौन से रहेंगे आपके, पाइथन और आर। एग्जाम्पल जैसे रिमूव एम्प्टी सेल्स और वैल्यू, करेक्ट डेटा, डेट और फॉर्मेट। फिर यहाँ से रोल स्टार्ट होता है आपका डेटा एनालिसिस का। ये क्या करेगा, ये डेटा में से पैटर्न्स और ट्रेंड को फाइंड करेगा कि आपका ओवरऑल डेटा किस पैटर्न और किस ट्रेंड के ऊपर जाता है। जैसे एब नॉर्मली जैसे ऐसे आपको प्रेडिक्शन में मिलेगा कि जो बच्चा ज्यादा घंटे पढ़ाई करता है वो लगभग पास हो गए, है ना। या जो मान लो जो रूरल एरिया से आते हैं और जो थोड़ा सिटी वगैरह से बिलोंग करते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ सेंटर्स वगैरह नहीं मिलते, पढ़ाई अच्छी नहीं मिलती, तो उनके फेल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, डेटा की पहले तो बिजनेस प्रॉब्लम को समझना है कि हमारी बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बिहाफ पर फिर हमें अपने डेटा को कलेक्ट करना है, अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद उसमें क्लीन किया जाएगा, क्लीनिंग के बाद फिर यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज करने के बाद उसको ग्राफ या किसी के फॉर्मेट में विजुअलाइज करना होगा, यानी डैशबोर्ड वगैरह जनरेट करने, और लास्ट में आप उसके बिहाफ पर क्या निकालोगे, डिसीजन या फिर कोई इनसाइट कि ओवरऑल डेटा हमें क्या प्रेडिक्शन करके देता है, इनसाइट्स हमें इसमें से क्या मिलते हैं। तो हमें एक चीज और समझनी है कि इसमें हमारा एसक्यूएल का क्या रोल है ना, पाइथन का क्या रोल है, और अपना आर लैंग्वेज का क्या रोल है। जैसे आप में से ज्यादातर बच्चे आर लैंग्वेज के नहीं है, जैसे बताया आप लोगों को पाइथन और 2 चीजें पढ़ाई जाएंगी, एसक्यूएल और पाइथन। इनकेस किसी को अपडेट करना है तो अपग्रेड कर सकता है, किसके लिए, आर के लिए। तो एक एक करके पहले ये समझ लेते हैं कि भाई अगर आर पढ़ेंगे तो इससे क्या फायदा है, या नहीं पढ़ेंगे तो इससे क्या नुकसान है। दूसरा, पाइथन पढ़ेंगे तो पाइथन में कैसे काम करेंगे, और तीसरा अपना कि एसक्यूएल का क्या रोल होता है। एक चीज देखो, जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो ना, तो दुकानदार क्या करता है, आप जो भी सामान खरीदोगे या जो भी काम करेगा उसको एक डायरी में नोट कर लेता है कि पर्टिकुलर डेट को इतना सेल गया, है ना, कि इस व्यक्ति ने ये चीज खरीदी, इस डेट को खरीदी, ये अमाउंट था, टोटल अमाउंट इसका ये बना, यानी बिल जनरेट करने का काम होता है। तो वो जो काम होता था ना पहले के टाइम में, वो किताबों और कॉपियों में होता था, मतलब जो डेटा वो स्टोर करते थे वो कॉपी से किताब में करते थे। प्रॉब्लम क्या आती थी, प्रॉब्लम ये आती थी कि एक तो मान लो अगर मुझे पास्ट 2-4 साल पहले का डेटा अगर एनालाइज करना है, या 2-4 महीने पहले का एनालाइज करना है, तो उसी पेज पे जाना पड़ेगा, फिर उसमें सर्च करना पड़ेगा, खुद ही अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैलकुलेटर लेकर। तो वो जो काम था वो एक तरीके से बुक के ऊपर काम होता था, कॉपी पेन पे। वही सेम काम, डेटा को स्टोर करने का काम अगर कंप्यूटर को दे दिया जाए तो वो काम किससे करोगे, फिर आप एसक्यूएल पे। तो एसक्यूएल क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल क्या होता है आपका, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका सिंपल सा रूल इतना है, डेटा को स्टोर करना, डेटा के बिहाफ पर कुछ आपका मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करना, जैसे मीन निकालना, मीडियन निकालना, सम निकाल दो, टोटल कितना काउंट है उसके काउंट को बता दो। तो ये सारे काम आप कौन कर सकते, इससे थ्रू कर सकते हो, एसक्यूएल। अच्छा, इसका और क्या फायदा है, सिर्फ डेटा को स्टोर करने का फायदा है, इसके अलावा फायदा ये भी है कि ये जो डेटा एसक्यूएल स्टोर करता है ना, वो आप पाइथन में भी एनालाइज कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट अगर आप करते हो तो वेब डेवलपमेंट में चल जाएगा, डेटा साइंस की फील्ड में जाते हो तो वहां भी काम करेगा, और ऐप डेवलपमेंट की फील्ड में जाते हो तो वहां भी चाहिए। तो हमें हर जगह एसक्यूएल के डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज हैं वो अपना डेटा कहाँ स्टोर कराती हैं, अपना डेटाबेस के अंदर। एसक्यूएल बाद में आता है, पहले डेटा एसक्यूएल में आएगा, एसक्यूएल से फिर वो चला जाएगा डेटाबेस पे। इनकेस अगर एसक्यूएल की फाइल डिलीट भी हो गई तो भी वो डेटा आपका डेटाबेस पे सेव रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर से वहां से फैच करके निकाल के देखा जा सकता है।
तो एसक्यूएल का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना, रिट्राइव करना, फिल्टरिंग करना और एग्रीगेटिंग डेटा। एग्रीगेटिंग मतलब थोड़े बहुत उसमें कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना, ठीक है। तो एसक्यूएल मैंडेटरी होता है डेटा एनालिस्ट के लिए। दूसरा जो मेन रोल है वो है पाइथन का, ठीक है भाई। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेम कंसेप्ट आर के साथ है, आर भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर थोड़ी सी समझ में अगर आ जाएगी ना आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या रोल है। जैसे होता क्या है कि नॉर्मली हम जब किसी से किसी के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है बात करने के लिए। जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ तो मुझे एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, मैं हिंदी में समझा पा रहा हूँ। वही सेम कंसेप्ट अगर मैं कंप्यूटर के साथ करना चाहूँ, मतलब अभी जो मुझे कम्युनिकेट करना है वो किसके साथ करना है? कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। और कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है भाई? बाइनरी। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? बाइनरी। मतलब कंप्यूटर को सिर्फ दो वर्ड समझ में आते हैं, 0 और 1। तो कंप्यूटर के साथ अगर आपको कोई भी कमांड देनी है, कंप्यूटर से हेलो कहना है या उससे कहो कि भाई मेरे लिए ये कैलकुलेशन करके दे दो या मुझे इसका रिजल्ट आउटपुट में दे दो, तो आपको हर काम किसमें चाहिए? 0 और 1 में। जैसे अगर आपसे कोई इंग्लिश में भी बात करेगा ना, तो माइंड क्या करेगा? पहले हिंदी में ट्रांसलेट करेगा या आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज होगी उसमें ट्रांसलेट करेगा, फिर आपको समझाएगा। तो वही सेम कंसेप्ट पाइथन के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर आप कंप्यूटर से बात करते हो तो उसमें 0 और 1 में ट्रांसलेशन चाहिए। और 0-1 का ट्रांसलेशन कंप्यूटर के लिए तो इजी है, लेकिन हमारे लिए हार्ड है। अगर मुझे हेलो कहना है तो हेलो के लिए 0-1 का कॉम्बिनेशन लगभग 10-12 बिट्स का बनेगा जाके, तो वो हम नहीं कर सकते। तो उस चीज को कराने के लिए हमें चाहिए होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंपल सा रूल होता है एक तरीके से ट्रांसलेटर की तरह, जैसे हम यूज करते हैं ना ट्रांसलेटर डेली लाइफ में, वही सेम कंसेप्ट जुड़ा हुआ है पाइथन के साथ। तो पाइथन और आर क्या है? आपकी एक तरीके से ट्रांसलेटर है, जो आपके द्वारा लिखे हुए कोड को, जैसे इंग्लिश में लिखा जाता है नॉर्मली, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी में। और कंप्यूटर जो आउटपुट आपके लिए जनरेट करेगा वो किसमें करेगा? फिर से इंग्लिश जैसे सिंटैक्स में। तो ये काम किसका होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आपके जो पावर बीआई, टैबलू, ये सभी के सभी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाए गए हैं, है ना। जैसे पाइथन का यूज किया है। अब अगर आप एप्लीकेशन की फॉर्म में यूज कर रहे हो तो जावा का यूज कर लिया, वेब डेवलपमेंट की फॉर्म में यानी वेबसाइट की फॉर्म में कर रहे हो तो जावा स्क्रिप्ट यूज कर लिया। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं चीजें कहां से जुड़ी होती है? हमारी प्रोग्रामिंग से। तो प्रोग्रामिंग आज के टाइम में ना एक स्किल है। जैसे आपको नॉर्मल स्किल होती है ना, हिंदी बोलना, इंग्लिश बोलना, बोलते हैं इंग्लिश एक स्किल है, वैसे ही आज के टाइम में प्रोग्रामिंग एक स्किल है। आज के टाइम में जैसे कि आप देखते हो हर एक काम लगभग मशीन करके दे रही है आपको, AI/ML जुड़ा हुआ हर एक वर्क में। तो वो मशीन लर्निंग आपकी किससे जुड़ी हुई है? पाइथन से। यानी मशीन लर्निंग जो आप करते हैं ना, वो आप काम किससे करते हो? पाइथन के थ्रू। तो पाइथन ग्लोबली सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेटा एनालिस्ट के लिए क्या करेगी? डेटा को क्लीन करेगी, एनालाइज भी कर सकती है डेटा को, डेटा के थ्रू विजुअलाइजेशन यानी चार्ट के फॉर्म में डेटा को दिखाना, और मशीन लर्निंग के थ्रू उसमें प्रेडिक्शन ऐड करना। तो डेटा साइंस के लिए प्रेडिक्शन, और बाकी के जो 3 स्टेप ऊपर लिखे हुए हैं ना, डेटा क्लीनिंग, एनालाइज और विजुअलाइजेशन, ये डेटा एनालिस्ट के लिए होता है। जब आप डेटा साइंस में आ जाओगे तो इसी में एक चीज और जुड़ जाएगी, वो है मशीन लर्निंग। ठीक है भाई। तो जैसे कोड एक एग्जांपल ये तो मैं समझाऊंगा बाद में। पॉपुलर लाइब्रेरीज जैसे पेंडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, C1 और scikit-learn। पेंडास का काम होता है डेटा को एक तरीके से टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जो आप एक्सेल वगैरह का डेटा इसको दोगे ना, उसको टेबुलर फॉर्म में कौन रिप्रेजेंट करेगा? पाइथन में पेंडास। उसके ऊपर मैथमेटिकल या फिर स्टैटिकल फंक्शंस अप्लाई करेगा नंपाई। मैटप्लॉटलिब और C1 ये 2 लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर जो आपको डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगी। और scikit-learn यूज किया जाता है मशीन लर्निंग के लिए, ये फिर प्रेडिक्शन ऐड करेगी आपकी। दूसरा जो लास्ट आपका काम है वो है आर लैंग्वेज। तो आर क्या करता है भाई? आर जैसे पाइथन जो है ना, वो डेडिकेटेड है 2-3 कामों के लिए। कि जैसे पाइथन आपके लिए स्टैटिक्स का काम भी कर देगी, विजुअलाइजेशन का काम भी कर देगी, मशीन लर्निंग का काम भी हो जाएगा, आप वेब डेवलपमेंट का काम भी इससे कर सकते हो, मतलब ओवरऑल सारी चीजों के लिए चल जाता है। आर जो है वो प्योर डेडिकेटेड है डेटा एनालिस्ट के लिए, जिसको स्टैटिकल काम करना है, डेटा को विजुअलाइज करना है और बहुत एडवांस लेवल पे जाके करना है, तो उसके लिए फिर आर है। आर का काम मशीन लर्निंग में क्या होता है कि डेटा को विजुअलाइज करना, क्लीन करना, स्टैटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करना। पाइथन का काम क्या है? मशीन लर्निंग को ऐड कर देना। आर में और पाइथन में डिफरेंस इतना है कि ये एनालाइज करेगा स्टैटिक्स वगैरह के थ्रू, और पाइथन क्या कर सकता है? स्टैटिक्स के थ्रू एनालाइज भी कर सकता है, प्लस उसमें मशीन लर्निंग को भी ऐड कर सकता है।
है ना। इनकेस अगर आपको आर नहीं भी आती तो भी पाइथन आपके लिए काम कर देगा, नहीं सफिशिएंट रहेगा फिर भी यार पाइथन। और थोड़ा एडवांस जाओगे तो फिर आपको थोड़ी बहुत चीजें अपने आप में अपग्रेड करनी पड़ती हैं भाई। जैसे आज के टाइम में फोन भी है, आप फोन लेते हो 2 से 3 साल बाद नया वर्जन आ जाता है, नया अपडेट आ जाता है। क्यों आ जाता है? पहले वाले फोन में कोई कमी नहीं थी इतनी खास, लेकिन फिर भी अपडेट चाहिए होता है। क्यों अपडेट चाहिए होता है? कस्टमर्स के साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही आप जब आप काम करोगे किसी कंपनी के लिए या खुद के लिए काम करो, मैं क्या कहता हूँ भाई, कंपनी के लिए नहीं भी कर रहे आप काम तो खुद के लिए काम करो भाई। अपना फ्यूचर में आप खुद का बिजनेस डालो, तो खुद के बिजनेस को भी डालने के लिए आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। तो ये स्किल्स अगर आपको आती होंगी तो आप काम अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंड ना होकर सेल्फ अपने आप पे काम कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो आर का काम क्या है? आर इज डिजाइन्ड फॉर स्टैटिक्स और डेटा एनालिसिस। तो आर का सिंपल सा रोल क्या है? स्टैटिक्स का और डेटा एनालिसिस का। क्या काम करके देगा? स्टैटिकल एनालिसिस करके देगा, डेटा को विजुलाइज करके देगा, रिसर्च और रिपोर्टिंग में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। इसमें जैसे पाइथन में हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज जुड़ी थी ना, पेंडास, नंपाई, मैटप्लोट्लिब, C1, scikit-learn, वैसे इसमें कुछ लाइब्रेरी होती हैं जैसे ggplot2। ये क्या करेगा? ग्राफिकल डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। tdverse और dplyr ये आपके डेटा में स्टैटिकल वर्क करके देगा। तो बेसिक सा डिफरेंस क्या है इन तीनों चीजों में भाई, एसक्यूएल में, आर में और पाइथन में? एसक्यूएल क्या करेगा? गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, एक तरीके से डेटाबेस से डेटा को लेके आना। पाइथन क्या करेगा? क्लीन करेगा, एनालाइज करेगा और मशीन लर्निंग को जोड़ेगा। आर क्या करेगा? स्टैटिक्स और विजुअलाइजेशन। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आता है भाई। एसक्यूएल का काम है डेटा को स्टोर करना, पाइथन का काम है उसमें क्लीनिंग और मशीन लर्निंग को ऐड करना, और आर का काम है स्टैटिक्स और विजुअलाइजेशन को ऐड करना। ये तीनों की तीनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, ना कि अलग अलग। आप अलग अलग हैंडल करोगे लेकिन काम कैसे करोगे? तीनों को कंबाइंड करके। तो सीखोगे अलग अलग, लेकिन बाद में इन तीनों को आपस में क्या करना होता है? मर्ज करना होता है। रियल वर्ल्ड कंपनी सिनेरियो जैसे एग्जांपल की, जैसे उसको सेल्स एनालिसिस करनी है तो एसक्यूएल क्या करेगा? डेटा को लेकर आएगा, एक्सट्रैक्ट सेल्स डेटा। तो एसक्यूएल सेल्स से डेटा को लेके आएगा। पाइथन क्या करेगा? क्लीन करेगा, एनालाइज करेगा डेटा को। आर और पाइथन दोनों मिलकर क्या करेंगे? क्रिएट विजुअलाइजेशन। आप पाइथन से भी विजुअलाइजेशन कर सकते हो और आर से भी। और फाइनली एनालिस्ट का काम ही होता है प्रेजेंट इनसाइट टू मैनेज, कि उस डेटा में से क्या इनसाइट मुझे मिला वो मैनेजमेंट को शो करना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूं। जैसे ये है। अब इसमें क्या है? कंपनी का डेटा है, एक ब्राजील की कंपनी है, ओवरलिस्ट करके कंपनी का नाम है, और उसका कुछ डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है और उस डेटा के बिहाफ पर मुझे कुछ इंसाइट निकालना है। लेकिन इस बार मुझे वो एक्सेल वगैरह का यूज नहीं करना, मुझे किसका यूज करना है? पाइथन का। तो पाइथन में क्या करना होता है? सबसे पहला काम क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस प्रोजेक्ट विल कवर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑन ई-कॉमर्स डेटा सेट। वी विल फोकस ऑन ब्राजीलियन ई-कॉमर्स डेटा सेट बाय ओलिस्ट। इस कंपनी का नाम है ओलिस्ट। जैसे अमेज़न एक कंपनी का नाम है, वैसे इसका नाम है ओलिस्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन मॉड्यूल्स को अपने पाइथन में ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया। यहाँ से फिर मैं अपने डेटा के लिए विजुअलाइजेशन थीम को सेट करूंगा कि कितना बड़ा ग्राफ जनरेट होना चाहिए, है ना, क्या कलर होना चाहिए ग्राफ का, वो सारी चीजें। डेटा को लोड करना, लोड मतलब मेरे पास 3 फाइल्स थी एक्सेल की। एक्सेल मतलब एक तरीके से यहाँ पे मैंने CSV पे काम किया। जो एक्सेल का डेटा होता है उसी को आप एक फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, जिसका फॉर्मेट हो जाता है CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो जैसे एक्सेल की फाइल होती है वैसे ही आपकी किसकी फाइल होती है? CSV की फाइल। तो पहला काम क्या करता है? जैसे आपने कोई भी एक्सेल की फाइल बनाई या कोई भी CSV की फाइल बनाई, उसको पाइथन में इंपोर्ट कराना होता है। तो ये जो 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, ऑर्डर्स, आइटम और कस्टमर, ये क्या करेगा? तीनों फाइल्स के डेटा को अलग अलग लेकर आएगा, अलग अलग फाइल्स के अंदर से। बाद में इनको क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि तीनों के साथ में कंबाइन रिजल्ट चाहिए। पहली वाली में सिर्फ ऑर्डर्स का रिकॉर्ड है, पहले वाले में, दूसरे में सिर्फ आइटम्स का रिकॉर्ड है और तीसरे में कस्टमर्स का रिकॉर्ड है। ओवरऑल हमें क्या करना है? सबको मर्ज करना है। तो इसने क्या किया? यहाँ पर मर्ज किया। अब मर्जिंग कैसे होती है किसी कॉमन कॉलम के बिहाफ पर, वो आप बाद में देख लेना। तीसरा स्टेप क्या है भाई? डेटा को क्लीन करना। क्लीन करने का मतलब क्या होता है? हैंडल मिसिंग वैल्यू, इफ ऑर्डर डिलीवरी कस्टमर डेट। जैसे यहाँ पर एक कॉलम है हमारे पास में, ऑर्डर डिलीवरी कस्टमर डेट, इस नाम से एक डेट हमारे पास कॉलम है। इस कॉलम के अंदर से काफी सारी ऐसी डेटा है जो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप मतलब हटा देना पड़ेगा।
तो वो काम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉ पेन है, तो ये इस पूरे कॉलम को यहाँ से हटा देगा। फिर दूसरा काम, जो डेट और टाइम है उसको कन्वर्ट करना, मतलब आपको जो डेट और टाइम मिल रहा है वो आपको एक टेक्स्ट जैसे फॉर्मेट में मिलता है, हमें एनालाइज करना होता है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। तो ये लाइन क्या करेगी, उस कॉलम के डेटा टाइप को कन्वर्ट करेगी। यहाँ पे मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना, जैसे जो जो डेटा मेरे पास खाली है उसको फिल कर दो। कैसे फिल कर दो, उसके मीन के बिहाफ पर, जो कॉलम्स मेरे पास पड़े हुए हैं जिनमें डेटा मेरे पास फिल नहीं हो पाया, उसको आप क्या करो, अपनी तरफ से फिल करो। कैसे फिल करो, ओवरऑल डेटा का मीन निकालो और उस बिहाफ पर उसको फिल कर देना। तो जो काम करने में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता था, पाइथन वो काम इन 2-3 लाइन में कर देगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कि मीन से वैल्यू कितनी दूर है ये पता करना, मीन निकालना यानी उनका एवरेज डेटा क्या निकल के आता है, और फाइनली उस डेटा के बिहाफ पर आप अपने प्राइस में से और मीन को जब निकाल देंगे तो आपको अपना एक क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा। मतलब प्राइस और मीन को डिफाइन करने के बाद में आपको अपना एक स्टैंडर्ड डेविएशन वाला एक कॉलम मिल जाता है यहाँ पे। फिर इसके बिहाफ पर फीचर इंजीनियरिंग है ना, वी क्रिएट न्यू मैट्रिक्स डॉट एग्जिस्ट इन रो डेटा, जो पहले से डेटा में नहीं पड़े हुए उनको जनरेट करना। तो जैसे यहाँ पर 3 कॉलम्स हम लोग जनरेट करेंगे, एक आप जनरेट करोगे, देखो यहाँ पे सब कुछ ये तो फाइनली लिखा हुआ है, हमें 3 कॉलम चाहिए होते हैं, एक चाहिए होता है रिसेंसी, एक चाहिए होता है फ्रीक्वेंसी और एक चाहिए मॉनिटरी। कि भाई हमारे पास जो डेटा आया, इस डेटा के अंदर से किस कस्टमर ने कितने बार डेटा परचेज किया, या डेट्स एक डे के और दूसरे डेट के बीच में कितना गैप था, उसको यहाँ पे बोलते हैं रिसेंसी। तो पहले नहीं मिलेगा आपको डेटा, ये कॉलम आपको अपनी तरफ से ये क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा कि भाई रिसेंसी क्या मेरी निकल के आती है। फिर दूसरा है फ्रीक्वेंसी, कि लास्ट दिसंबर से और जनवरी के बीच में कितने बार सेलिंग की। जैसे अगर अमेज़न कंपनी को अपना डेटा फाइंड करना है कि भाई मेरे पास में ये सेल आती है लास्ट मंथ और इस मंथ में, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हर एक कस्टमर ने कितने बार हमारे पास में प्रोडक्ट परचेज किया, तो वो हमें निकालना होता है। तो उसके हम बोल देते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ परचेज हायर इज बेटर, कंपनी के लिए क्या चाहिए कि जितना ज्यादा उसने फ्रीक्वेंसी जितनी हाई आएगी हमारे लिए उतना बेटर है। अच्छा, नंबर ऑफ डेज के बीच में गैप जो रहेगा वो कैसा बेटर होगा, लोअर, कि भाई एक डे और दूसरे डे के बीच में जो परचेसिंग है वो अगर कम होगी तो हमारे लिए बेटर है, तो हम वहां पर उसको रिसेंसी निकालेंगे। और लास्ट में फिर निकालेंगे मॉनेटरी, कि हर एक कस्टमर ने कितना पैसा खर्च किया। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ स्कीम निकाली जाती है अपने लॉयल कस्टमर के लिए, कि अगर ये कस्टमर हमारे पास में काफी दिनों से जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ ना कुछ चीजें फ्री देंगे या डिस्काउंट थोड़ा सा ज्यादा करके देंगे। तो हर एक के लिए तो नहीं करना, ये सिर्फ इसके लिए करना है हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं, जो हमारे पास लगातार फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं। तो वो काम आप कैसे करोगे, मशीन लर्निंग के थ्रू। पहले डेटा को निकालोगे, मशीन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डेटा लेगा, अपने आप को ट्रेन करेगा, ट्रेन करने के बाद आप उसमें कुछ डेटा दोगे और उसके ब्याह पर वो आपको निकाल के दे देगा कि हाँ ये कस्टमर जो है वो लॉयल है, या ये जो कस्टमर लॉयल नहीं है। तो जो लॉयल है उसी के पास में ऑटोमेटिकली कोई मैसेज या कोई वाउचर वगैरह वो सेंड कर देंगे। तो ये सारा काम ना, इसमें ह्यूमन हमारा इतना इंटरवेंशन नहीं करता। इस पूरे में अगर आप देखोगे तो मुझे सिर्फ इतना कोड लिखना पड़ा, लगभग ये मतलब ओवरऑल मैं अगर काउंट करूंगा तो 25 से 30 लाइन का कोड है। आपको 25 से 30 लाइन लिखनी है। ये 25 से 30 लाइन आपके लिए वो सारा काम कर देंगी जो एक ह्यूमन बैठ के हफ्ते भर में करेगा। पहले निकालेगा, सर्च करेगा, फिल्टर करेगा, ग्राफ जनरेट करेगा, फिर उसके ब्याह पर अपना डिसीजन लेगा। वो सारा काम ये मशीन लर्निंग कैसे कर सकती है, 10 से 15 मिनट के अंदर। तो कंपनी को क्या चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए भाई। किसी भी कंपनी को क्या चाहिए भाई, जितनी जल्दी हमें ट्रेंड और वो सारी चीजें पता चल जाएंगी, हम उतना आसानी से उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो वो काम करने के लिए फिर हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है ना। ओवरऑल आपने देखा है एक्सेल से, पावर बीआई से ज्यादातर काम आपका हो जाता है। डेटा विजुलाइज भी आप अच्छे से कर लेते हैं, उसके ऊपर थोड़े बहुत मैथमेटिकल फंक्शंस भी अच्छे खासे लगा लेते हैं। लेकिन अब जब उसमें मशीन लर्निंग की बात आती है फिर वो वहां पर फेल हो जाता है। तो प्रेडिक्शन फिर आपका किसके थ्रू होता है, पाइथन के। तो एक बेसिक सा रोल आपको समझाना था, डेटा साइंस में और डेटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, ये थोड़ी सी चीजें आपको बतानी थी। और एक छोटा सा ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाया ताकि आपको चीजें थोड़ी समझ में आए।